आज अवनी की सुहाग रात है। वो इसके लिए काफ़ी खुश थी। कब से उसने इंतज़ार किया था कि वो अपने पति व्योम का वेट करे और ऐसे ही बैठी रहे। तभी उसकी दोस्त नेहा का कॉल आता है। वो उसे चिढ़ती है कि आज क्या स्पेशल है। दोनों की मजाक होती है। तभी व्योम आता है और उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ हम मेघालय जाकर हनीमून मनाएं, क्योंकि मैं इस शाम को यादगार बनाना चाहता हूँ। अवनी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि व्योम ने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। दोनों बिना प्यार किए सो जाते हैं। अगले सीन में वो मेघालय के शिलोंग जाएंगे। दोनों कार से गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे हैं। एक जगह पर कार रुककर व्योम नज़ारे देख रहा है। अवनी, व्योम चलो ना, किसका इंतज़ार कर रहे हो? अंधेरा होने वाला है। व्योम, हाँ जान, चलते हैं। अभी देखो कितना रोमांटिक नज़ारा है। तुम तो बस रूम में चलने को आतुर हो। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सारे फीचर्स देखने का भी एक अलग मज़ा होता है, व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा। अवनी, अंधेरा हो रहा है, अब और कितना फीचर्स देखोगे? अवनी की बात सुन धीमे धीमे मुस्कुराकर आंख मारते हुए व्योम बोला। क्या हुआ जान, ऐसे रोमांटिक समय में तुम इस तरह से निढाल क्यों हो रही हो? देखो बाहर पहाड़ और हरियाली कितनी सुंदर है, और उस पहाड़ की चोटी पर तुम्हें गोद में भरकर ले जाऊंगा और वहाँ की हरियाली में ही हनीमून मनाऊंगा। अवनी, व्योम मेरा सर दर्द हो रहा है, चलो ना होटल में जाकर फ्रेश होते हैं, फिर देखेंगे बाकी सब। अवनी ने सीट को अपना सर टिकाते हुए कहा। व्योम, क्या हुआ जान, ज़्यादा दर्द है क्या? व्योम ने अवनी के पास जाकर माथे को किस किया और हंसते हुए बोला। होटल में जाने के बाद दर्द ज़्यादा होगा। अवनी, अब रहने दो ये सब, चलो ना जल्दी। व्योम, तुम तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो यार। पहले तो हनीमून के लिए क्या क्या बोलती थी, आज हनीमून के लिए आए हैं तो मुझसे दूर दूर भाग रही हो। कहते हुए व्योम ड्राइवर सीट पर बैठ गया। अवनी, सच्ची यार सिर बहुत दर्द है और ऊपर से अंधेरा भी हो रहा है। चलो होटल में चलकर आराम करते हैं, इतने लंबे रास्ते की थकान है। अवनी ने आंख बंद करते हुए कहा। व्योम, क्या थकान हुई रास्ते में? यार मैं भी तो अभी साथ ही हूँ ना, मुझे तो कोई थकान नहीं हुई। तुम तो मज़ा किरकिरा कर रही हो। चलो अब। व्योम निराश हो गया और इसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की, फिर चलते होटल की तरफ चल गया। मैप में देखा तो होटल अभी दूर था। व्योम ने पहाड़ों की सैर का आनंद लेने के लिए और गाड़ी को बीच में रोका था, लेकिन अवनी के सिर दर्द के कारण अब उसे चलना पड़ रहा था। व्योम ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और होटल की तरफ बढ़ गया। पहाड़ों की वादियों की तरफ देखता और सोचता कि चलने से पहले इन वादियों को इंटरनेट पर देखा था और क्या क्या सोचा था, लेकिन पता नहीं अवनी को क्या हुआ कि व्योम मन से निराश हो गया था। लेकिन अब तो होटल में जाने के बाद ही कुछ होगा, ये सोचकर वो गाड़ी तेज चलाने लगा। अचानक सड़क पर एक बुढ़ा आया और गाड़ी उस बुढ़े से उछली तो अवनी की चीख निकल गई। व्योम ने गाड़ी रोकी और तुरंत अवनी को संभाला। व्योम, क्या हुआ, इतनी जोर से कैसे चिल्लाई? अवनी गुस्से में, क्या पूछ रहे हो, इतनी तेज गाड़ी कोई चलाता है क्या? व्योम, क्या करूं तो, और वहाँ कुछ देर रुकना चाहा तो तुमने मना कर दिया, तो मैंने सोचा जल्दी से होटल चलते हैं। अवनी, हाँ मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, यहीं हूँ आपके पास। सिर में दर्द हो रहा है इसलिए कहा था, आपको तो बस कुछ और दिखाई दे रहा है, बस एक ही बात के पीछे पड़े हो। व्योम, ओ मेरी जान, गुस्सा क्यों करती हो? सर में दर्द है तो लाओ मैं दबा देता हूँ। कहते हुए व्योम अवनी का सर दबाने लगा और बीच बीच में अवनी को किस भी करने लगा ताकि उसका मूड कुछ ठीक हो। लेकिन इस वक्त अवनी को ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। अवनी, दूर हटो, बस और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पूरी ज़िंदगी आप ही के साथ हूँ, कर लेना बाद में जो भी करना होगा, अभी चलो। देखो कितना अंधेरा हो गया है और अभी तक ना जाने कितनी दूर है वो होटल। कहाँ है बोला था और कहाँ लेकर आए हो? अवनी ने व्योम को धक्का देते हुए कहा। व्योम, अरे जान तुम तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। पहले तो कॉल पर बहुत कुछ बोलती थी, अब पास आते ही दूर धक्का दे रही हो। जाओ, अब तो मैं तुम्हारे पास ही नहीं आऊँगा जब तक तुम खुद नहीं कहोगी। अवनी ने अभी भी सिर को सीट से टिकाकर बैठे हुए आंख बंद किए थी।
सुनसान सी सड़क थी और दोनों तरफ छोटे छोटे पहाड़ थे। व्योम अब गाड़ी को तेज स्पीड से भगा रहा था। मोबाइल में मैप खोल रखा था जो अभी 1 घंटे का रास्ता और बता रहा था। सड़क पर आगे एक चौराहा सा दिखाई दे रहा था जहां 2-3 गाड़ियां भी खड़ी थीं और कुछ लाइटें दिखाई दे रही थीं। व्योम ने गाड़ी को वहां साइड जाकर रोक दिया। अवनी, अब क्या हुआ, क्यों रोक दी वापस? व्योम, अरे यार, तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है तो सोचा कि चाय पी लें, कुछ अच्छा लगेगा और शायद टैबलेट भी मिल जाए। तुम अंदर ही बैठी रहो, मैं लाता हूँ। इतना कहते हुए व्योम गाड़ी से नीचे उतर गया और अवनी अंदर ही बैठी रही। बाहर सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी जिस पर 2-3 गाड़ियां खड़ी थीं और कुछ सैलनी चाय पी रहे थे। व्योम ने दुकान वाले को 2 चाय बनाने के लिए कहा और एक सिगरेट ली। दुकान पर लटक रही माचिस की सिगरेट जलाई और एक लंबा सा कश मारकर धुआं ऊपर की तरफ उड़ाया। फिर दुकान वाले से टैबलेट पूछा, जिस पर दुकान वाले ने बोला, वैसे तो वो नहीं रखता, लेकिन आज उसका भी कुछ सिर दर्द कर रहा था, इसीलिए मैं टैबलेट लेकर आया हूँ। इसीलिए उसने वो टैबलेट व्योम को दे दी। अब सर दर्द ठीक है तो 2 बची है तो 2 टैबलेट दे देगा। व्योम, हाँ, एक दे दो यार, हमारी बीवी का सर दर्द हो रहा है। दुकानदार ने व्योम को एक टैबलेट दी। व्योम ने पानी लिया और टैबलेट ली और फिर गाड़ी में जाकर अवनी को टैबलेट दी और थोड़ी देर में चाय भी बन गई। दोनों चाय पीने लगे। तब तक पहले से रुकी गाड़ियां आगे निकल गईं। व्योम ने आधी पी हुई सिगरेट फेंकी और चाय पीने लगा। अवनी ने चाय पीकर फिर से सिर को सीट से टिका लिया और व्योम ने दुकान वाले को पैसे दिए और अपने लिए गुटखा खा लिया और खाकर फिर से गाड़ी में आकर बैठ गया। अवनी ने आंखें बंद कर कर पूछा, अब और कितनी देर है? व्योम, बस आधे घंटे का रास्ता और है, अभी पहुंच जाएंगे, तुम आराम करो, नींद ले लो। व्योम ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे चला। आधे घंटे का रास्ता बिना रुके तय किया और होटल के सामने पहुंच गए। व्योम ने होटल में एक रूम पहले से ही बुक करा दिया था, इसलिए अब जाकर आराम ही करना था। गाड़ी को पार्क किए और होटल के अंदर चल दिए। अंदर जाकर काउंटर पर अपनी आईडी दिखाई और ऑनलाइन बुकिंग की शीट मोबाइल में दिखाई। होटल वाले ने कहा उनका रूम नंबर 69 रेडी है, उनको बस कॉफ़ी पीने को कहा। व्योम, नहीं, अभी बस चाबी दे दीजिए, हम थके हुए हैं तो अंदर ही आराम करेंगे। जिस पर रिसेप्शनिस्ट मान गए और एक वेटर को इशारे से बुलाया और व्योम का सामान ले जाने को कहा। सामान लेकर वेटर आगे और व्योम पीछे। व्योम के पीछे अवनी ने कंधे पर हाथ रखा हुआ था। लिफ्ट में सामान लेकर वेटर आगे और व्योम पीछे। व्योम ने अवनी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। लिफ्ट में वो दूसरी पर बुक अपने रूम में गए। वेटर ने सामान रखा, लाइट, एसी, पंखा और टॉयलेट वगैरह सब दिखाया और साथ ही कहा कि उसने कहा है कि साहब और कुछ ज़रूरत हो तो बताना, इस फ़ोन से आप 69 लगाकर काउंटर पर ऑर्डर कर देना, 10 मिनट में आपको सारी सर्विस मिल जाएगी। वेटर ने कहा। व्योम, ठीक है, तुम जाओ। व्योम ने वेटर को 100 रुपये का नोट देते हुए कहा। अवनी अब तक बेड पर निढाल हो चुकी थी। वो आंखें बंद किए और पैर फैलाए बेड पर ऐसे ही पड़ी थी जैसे कि 2 दिन का सफ़र तय किए हो। व्योम ने अवनी की आंखों को चूमा और बोला, मेरी जान के अभी भी दर्द हो रहा है, चलो फ्रेश हो जाओ, सिर हल्का हो जाएगा। अवनी, हाँ, पहले आप फ्रेश हो जाओ, मैं आती हूँ। अवनी ने आंखें बंद किए हुए कहा और फिर व्योम ने अपने कपड़े उतारे और वॉशरूम में घुस गया। शावर चालू किया और फिर शावर लेने के बाद वो वापस बाहर आया और अवनी का हाथ पकड़कर खड़ा किया। ये क्या कर रहे हो? पानी टपक रहा है, फर्श खराब हो जाएगा। व्योम, कहाँ तुम्हें फर्श की चिंता हो रही है? यहाँ घर थोड़ी है, आ जाओ, आज साथ में नहाते हैं। इतना कहकर व्योम ने अवनी की साड़ी उतारनी शुरू कर दी। अवनी ने अब विरोध नहीं किया। वो व्योम के कंधे पर अपना सिर टिकाकर खड़ी रही। व्योम ने अवनी की साड़ी उतार दी और फिर ब्लाउज और पेटीकोट भी। फिर थोड़ी दूर हटकर खड़ा हो गया। व्योम, वाह मेरी जान, क्या लग रही हो, एकदम मस्त, जी करता है कि अबे पूरे बदन को चूम लूं। व्योम ने अवनी को प्रेम से बाथरूम में ढकेला और शावर चालू किया। ऊपर से ठंडे पानी की धारा पड़ते ही एक बार अवनी थोड़ी सी झिझकी। ऊपर नज़र उठाकर व्योम की तरफ देखा।
अवनी की आंखों में थोड़ी लज्जा थी। लाइफ में पहली बार किसी पुरुष के सामने वो इस हालत में थी। तन पर वस्त्र अधूरा और सामने भी अर्धनंग बदन में साथ खड़ा एक गठीला नौजवान। जीवन के 20 पसंद पार कर चुकी अपनी ने इससे पहले ऐसा कभी कुछ अनुभव नहीं किया था। वो अब तक अकेली ही बाथरूम में शावर के नीचे जाया करती थी, इसीलिए आज लज्जा और झिझक से वो खुद में ही सिमटी जा रही थी। सामने देखने पर व्योम की पूरी आंखें खुली हुई थीं और वो बस अपनी को निहार रहा था। व्योम ने भी ऐसा हुस्न पहली बार देखा था। अवनी का खूबसूरत सा बदन माँ बाप ने बड़े लाड से पाला था। नाजुक और खूबसूरत बदन लेकर अवनी ने मन में सपने सजाए। व्योम से रोज़ मोबाइल पर बातें करती थी, लेकिन मोबाइल और इस वक्त साक्षात दोनों में काफ़ी अंतर था। अवनी झिझक भी रही थी और मन से चाह भी रही थी कि व्योम के और नज़दीक जाऊं, लेकिन दूसरी तरफ व्योम बस खड़ा अवनी को निहार रहा था। अवनी की आंखों का काजल पानी की धारा से बहने लगा था। लाल सुल्क रंग की ब्रा पहने और जवानी का उभरा ऐसा लग रहा था कि किसी पर्वत श्रेणी के बीच से झरना बह रहा हो। पहाड़ों का जल ऊपर से बहकर उन छोटे पर्वतों के बीच से झरना बनकर बह रहा था और चट्टान की तरह आंचल खड़ी अवनी पलके झपकाना भी भूल रही थी। दोनों तरफ से एक दूसरे को देख रहे थे और ऊपर से वो बहती जल की धारा। अवनी ने एक एक करके शर्म से अपनी नज़रें झुकाईं और व्योम के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाकर अपने कदम थोड़े आगे बढ़ाए। झिझक से अवनी थोड़ी पीछे हटी, लेकिन व्योम ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक धक्के से अवनी को अपनी तरफ खींच लिया। बदन से बदन का टकरार पहली बार था। अवनी को ऐसे अलग सी गर्मी का एहसास हुआ। ऊपर से शावर चल रहा था और दोनों के बदन भीगे हुए थे। व्योम ने अवनी को अपनी बाहों में भरकर उसका माथा चूम लिया और फिर थोड़ा नीचे की तरफ अपने होठ किए। लज्जा से अवनी थोड़ी और झुक गई तो व्योम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए उसके ब्रा की हुक खोल दी और उसकी नंगी पीठ पर अपना हाथ फेरने लगा। अवनी का एहसास अब बढ़ रहा था। साथ ही व्योम की छाती से खुद को चिपकाए हुए अपने होठों से उसकी छाती पर किस करने की कोशिश करने लगी। मुंह से निकली गर्म हवा से व्योम समझ गया था कि अब अवनी के मन में क्या है। आत्मसमर्पण दे दिया है उसने। उसका हाथ अब अवनी के बदन पर घूमने लगा। दोनों के सीने आपस में टकराए हुए थे और हाथ एक दूसरे की पीठ पर थे। अवनी के हाथ तो अभी स्थिर थे, लेकिन व्योम के हाथों की हरकत अब बढ़ गई थी। ब्रा को निकाल दिया और फिर पीठ पर हाथ घुमाने लगा। धीरे धीरे अवनी भी खुल रही थी। उसके होठ खुलने लगे और वो व्योम की छाती पर किस करने लगी। व्योम ने इस एहसास को बढ़ाया और उसने अपना हाथ अवनी की कमर पर घुमाना शुरू कर दिया। नाजुक सी अवनी थोड़ी उछली। कमर के आसपास रोमांस का चिंगारी बढ़ती जा रही थी। जहाँ हाथ टच करने से गुदगुदी सी होने लगती थी, इस वक्त व्योम उसी एहसास में खोया था और जैसे ही वह छूता अवनी का बदन थोड़ा हिलता और उसने व्योम को मज़ा आने लगा था और अब उसने अपना हाथ की गति बढ़ा दी थी। हाथ पीठ से खिसकाता हुआ पेटीकोट तक पहुंच गया था और अवनी ने व्योम को कसकर पकड़ लिया। पूरा बदन एकदम टाइट कर लिया। व्योम ने अपने होठ से अवनी के होठ मिला लिए और दोनों शावर के बहते पानी में जीवन का पहला रोमांस करने लगे। दोनों तरफ से रोमांस अपने चरम पर था। होठ से होठ ऐसे मिले जैसे कि पहाड़ से गिरता हुआ झरना नदी बनकर समुद्र से मिल जाता है। 5-7 मिनट तक होठों को चूमने के बाद अवनी को व्योम ने अपनी पकड़ से आज़ाद किया और नीचे खिसकने लगा और सीने के उभराव पर आ गया। अवनी की झिझक अब दूर होने लगी थी और उसके मुंह से गर्म सांसें निकलने लगी थी। जैसे ही व्योम ने उसके सीने के उभार पर चूमा, अवनी के मुंह से अन्यासा में ही आह निकल गया और उसने अपने होठ अपने दांतों तले दबा लिए ताकि आवाज़ बाहर न निकले। व्योम के हाथ और होठों को अवनी के सीने पर
आगमन करने के लिए छोड़ दिया और अवनी उस आगमन को अच्छे से सहन कर रही थी। कई 10 मिनट के इस प्रेम युद्ध के बाद व्योम वापस से थोड़ा ऊपर गया और अवनी से नज़रें मिलाई। अवनी ने शर्म से अपनी नज़रें झुकाईं और फिर व्योम ने अवनी की ठुड्डी पकड़कर उसका मुंह ऊपर किया और बोला, नज़रें क्यों छुपा रही हो जान, क्या हुआ? अवनी, कुछ नहीं। क्या पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया? अवनी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन एक बार व्योम की तरफ देखा। आंखों में ऐसा लग रहा था कि व्योम ने गलत समय पर गलत सवाल कर दिया। व्योम समझ गया था, लेकिन उसने फिर भी सवाल किया, बताओ ना जान, क्या ऐसे पहले कभी हुआ है? इस बार भी अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया और व्योम को अपनी बाहों में ले लिया। उसके सीने से चिपक गई। व्योम ने अवनी के पीठ पर अपना हाथ फेरा और उसके पीठ पर एक चिकोटी काटी। अवनी के मुंह से आह निकल गई। व्योम, बताओ ना यार, अब क्या शर्माना? मुझे पता है आजकल सबका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होता है। अगर तुम्हारा भी कोई था तो बता दो। व्योम और अवनी ने कपड़े पहने और खाने की सोची। अवनी, यहीं खा लेते हैं। व्योम, नहीं, बाहर चलते हैं, नीचे हॉल में ही खाना खाते हैं, वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। अवनी, देख लो, मुझे लगता है कि यहीं खा लेते हैं, बाहर जाने का मन नहीं है। मेरे अनुसार यहाँ ठीक नहीं रहेगा। चलो, वैसे भी थोड़ा मूड ऑफ हो गया है, नीचे जाएंगे, कुछ अच्छा लगेगा। अवनी, चलो ठीक है, चलते हैं। अवनी और व्योम नीचे चले और खाने का ऑर्डर दिया। नीचे हॉल में बहुत से नए जोड़े बैठे थे जो कि हनीमून मनाने के लिए आए थे। पहाड़ी इलाके में और गर्मियों का मौसम। नवविवाहित जोड़े यहाँ चाव से आते हैं और अपने मन की मस्तियाँ करते हैं। यहाँ पहाड़ों का आनंद लेना और गर्मी का मौसम बिताने के लिए बहुत से जोड़े और कुछ लोग परिवार के साथ भी आते हैं। होटल का नाम भी हनीमून होटल था और उत्तराखंड की पहाड़ियाँ और हरियालों का आनंद ही कुछ और था। होटल के हॉल में एलईडी लगी हुई थी और रोमांटिक गाने चल रहे थे। मस्ती से जोड़े झूम रहे थे और कुछ खाने का आनंद ले रहे थे। बड़ा सा हॉल था और एक तरफ फ्लोर लगा हुआ था जहाँ म्यूज़िक सिस्टम था। कुछ जोड़े हाथ में हाथ डालते हुए गाना गाते हुए मस्ती से झूम रहे थे तो कुछ खाने पीने में व्यस्त थे। व्योम और अवनी एक कोने में टेबल पर बैठे। अवनी ने वहाँ की चमक दमक और लोगों की मस्ती देखी तो थोड़ी असहज हुई, लेकिन फिर व्योम ने उसे कंफर्ट किया और बैठाया। वेटर आया और मेन्यू दिया और ऑर्डर पूछा। व्योम का मन थोड़ा ड्रिंक करने का था तो उसने वेटर को इशारे से वापस भेज दिया और अवनी की तरफ किया। लीजिए मैडम जी, क्या चाहिए वो ऑर्डर कीजिए। आप देख लो, जो आपको अच्छा लगे वो मंगवा लीजिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, आज तो खाना आपकी इच्छा से होगा, कल मैं मेरी पसंद से मंगा लूँगा। अवनी ने मेन्यू देखा और अपनी पसंद की डिश व्योम को बताई। व्योम ने मौका देकर अवनी से कहा, जान, एक छोटी सी बात करनी है, इजाज़त दोगी क्या? हाँ बोलो, ऐसी क्या बात है? जान, इस माहौल को देखकर थोड़ी सी ड्रिंक करने का मन हो गया। अगर तुम कहो तो 2 पैक पी लूँ? नहीं, ये तो गलत है, इसका मतलब आप रोज़ पीते हो। अरे नहीं यार, इतना ज़्यादा मत सोचो, कभी कभी माहौल को देखकर मूड बन जाता है, और वो भी बस 2 पैक लास्ट। आज थोड़ा सा मूड है, प्लीज़। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी करो। नहीं यार, मैं ऐसे नहीं करता। तो तुमसे पूछा था ही क्यों? बताओ यार। आपने पूछा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पीते हो। आप कैसे पीते हो और कब पीते हो वो तो आप ही जानो। हाँ, बताया ना कि कभी कभी ऐसे मौक़ों पर पी लेता हूँ। बस अब अगर तुम इजाज़त दे दो तो पी लूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। व्योम ने छोटा सा सर कर लिया। अवनी ने देखा कि उसके मना करने पर व्योम थोड़ा उदास सा हो गया, तो सोचा कि चलो इजाज़त मांगी है तो दे देते हैं, और अवनी ने फिर इजाज़त दे दी, लेकिन कहा कि सिर्फ 2 ही पिएंगे, ज़्यादा नहीं। वादा किया व्योम ने और वेटर को ऑर्डर दिया। हॉल का माहौल शानदार बना हुआ था और व्योम का मन हो रहा था कि कुछ अलग हो और अच्छी फर्स्ट नाइट बीते, और इसके लिए कुछ होना भी तो ज़रूरी था। और अब अवनी ने इजाज़त भी दे दी तो व्योम खुश था। थोड़ी देर में वेटर पैक बना कर दिया और व्योम ने सलाद का ऑर्डर दिया और एक एक पीस के साथ एक छोटे छोटे घूंट पीने लगा। 60 ml के पैक का अंदाज़ा पूरा आज ही उठाया और फिर दूसरे पैक का ऑर्डर दिया, जिसमें वेटर को इशारे से बड़ा बनाने को कहा। चलो अवनी,
थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। नहीं, मेरा मन तो नहीं है। आओ ना यार, चलो, देखो बाकी लोग भी तो एंजॉय कर रहे हैं। सच्ची मन नहीं है, देख रहे हैं ना। और वैसे भी देखो फ्लोर कितने लोग खड़े हैं, जहाँ तो जगह भी नहीं है। अरे यार तुम भी ना, फ्लोर पर इतनी ही जगह होती है और हमें कौन सा भंगड़ा डांस करना है। यार हम तो कपल डांस करेंगे, इसमें उछल कूद नहीं होती है। हाँ वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी देखो कितने कपल ऑलरेडी डांस कर रहे हैं। तुम चलो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत जगह है वहाँ पर, चलो ना यार। व्योम ने अवनी का हाथ पकड़कर खड़ा किया। बेमन से अवनी खड़ी हुई और फ्लोर पर दोनों डांस करने लगे। व्योम ने अवनी की कमर पर अपना हाथ डाला और डांस करने लगा। अवनी तो पहले ही थोड़ी असहज थी, लेकिन 2-4 मिनट बाद उसने गौर किया तो सब अपनी मस्ती में मस्त थे। वो भी व्योम का पूरा साथ देने लगी और खुलकर डांस करने लगी। 10 मिनट की डांस के बाद व्योम वापस अपनी टेबल पर आया और एक ही झटके में पैक पिया। वापस दोनों फ्लोर पर डांस करने लगे, रोमांटिक सॉन्ग पर रोमांटिक डांस। आपस का माहौल वैसा ही था जैसा पहले था। अवनी ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह लोग खुलकर इतने लोगों के बीच कैसे मस्ती कर लेते हैं। यहाँ पर तो लोग आपस में ही एक दूसरे को किस भी कर रहे थे और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा रोमांटिक थे तो किस करने में भी शर्त लगा रहे थे। अवनी ने माहौल को देखा और खुद भी व्योम का साथ देने लगी। दूसरा बड़ा पैक पीने के बाद व्योम और खुल गया और थोड़ा नशा भी हुआ। कुछ देर बाद अवनी ने व्योम को कहा, बस करो, थकान हो रही है, चलो खाना खा लिया जाए। और वो अपनी टेबल पर आ गए। अवनी को टेबल पर बिठाकर व्योम टॉयलेट के लिए अवनी को बोलकर निकल गया। अवनी को नज़र बचाकर वेटर के पास अपने पास बुलाया और एक लार्ज पैक बनाने को कहा। रिसेप्शन काउंटर के पास ही खड़ा होकर एक घूंट में व्योम ने पूरा पैक मार लिया और फिर टॉयलेट जाकर वापस आया। तब तक खाना तैयार था। होटल में अभी भी कपल डांस कर रहे थे और मस्ती में झूम रहे थे। अवनी थोड़ी खुश थी ये देखकर और व्योम भी खुश था। खाना खाया और दोनों ने खाना खाते वक्त कुछ बोला नहीं। खाकर कुछ देर वहीं बैठे रहे और फिर अवनी ने रूम में चलने को कहा। दोनों उठे और अपने रूम की तरफ चल दिए। व्योम को अच्छा खासा नशा हो चुका था, तो अवनी का हाथ पकड़ा और बोला, मैंने तो पहले ही मना किया था कि मत पियो, लेकिन मेरी बात तुम मानते ही नहीं हो। अब देखो क्या हाल हो गया है। व्योम, क्या हुआ? कहाँ हुआ? तुम तो ऐसे ही। कहाँ क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा? आपके पैर डगमगा रहे हैं, ध्यान से चलो वरना यही सबके सामने गिरते फिरोगे। अरे यार अभी तो डांस कर सकता हूँ, वो तो खड़ा हुआ ना, इतनी देर बाद तो थोड़ा पैर लड़खड़ा गया। चलो कुछ नहीं हुआ, नशा तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। अच्छा चलो रूम में फिर बात करते हैं। व्योम को वाकई नशा हो चुका था और उसके पाँव भी लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने एक ऐसे बिहेव किया जैसे वो नशे में बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन अवनी समझ गई थी तो उसने व्योम को पकड़कर रूम की तरफ खींचा। दोनों रूम में पहुंचे, लेकिन जब रूम खोला तो अंदर गए तो अंदर का नज़ारा देखकर दोनों दंग रह गए। जब गए थे तो रूम नॉर्मल था और अब रूम में विशेष प्रकार की सजावट थी। बेड से लेकर खिड़की, छत और फर्श सब कुछ चकचक था। गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। खिड़की और दरवाज़ों पर फूल मंगाए और लटक रहे थे। हर एक कोने की में सजावट थी और बेड पर तो एक बहुत ही खास लाल सिल्क रंग की बेडशीट जिस पर दिल बना हुआ था। बेड के आसपास गुलाब के फूलों का घेरा बना हुआ था और पूरे कमरे में महक और खुशबू थी जो रोमांस और नशा दोनों बढ़ा रही थी। अवनी और व्योम ये देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अचानक दोनों चौंक गए। ये किसने किया? आपने ऑर्डर दिया था रूम की सजावट का? अवनी ने पूछा। व्योम, नहीं नहीं, मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया था, मैं तो देना चाहता था लेकिन भूल गया। फिर किसने किया? हो सकता है कि होटल के पैकेज में शामिल हो, क्योंकि यहाँ सब हनीमून कपल ही आते हैं, तो ये सबको पहली रात के लिए सजावट के तौर पर पैकेज के साथ देते होंगे। लेकिन हम जब खाने के लिए गए थे तब तो रूम लॉक था और चाबी तो आप ही के पास थी ना, तो ये कैसे हुआ? हाँ, चाबी तो मेरे पास ही थी, रूम को मैंने अच्छे से लॉक भी किया था। अरे यार, वो मास्टर की होती है ना होटल वालों के पास, जो सरप्राइज़ के लिए उन्होंने हमसे चाबी नहीं ली और सजावट कर दी होगी, व्योम ने कहा। अवनी, नहीं, इस तरह से बिना पूछे होटल वाले किसी के रूम में कैसे आ सकते हैं? और फिर मुझे तो अजीब सा लग रहा है।
अरे जान, कहाँ अजीब है, कितनी अच्छी सजावट है। और देखो ना, आओ, ये सब छोड़ो, आज पहली रात और मस्त बनाए। व्योम ने अवनी का हाथ पकड़ा और बेड की तरफ खींचा, लेकिन अवनी को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो कुछ सोच रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हुआ कैसे। उसे ये बहुत अजीब लग रहा था कि ये सजावट अचानक से कैसे हुई और क्यों हुई। रूम की सजावट देखकर अवनी को हैरानी हुई, जबकि व्योम को इस बात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। बेड पर बिना कपड़े बदले ही लेट गया और अवनी भी शीघ्र ही सोने को कहा। लेकिन अवनी चारों तरफ घूमकर रूम को देख रही थी। वो सोच रही थी कि इस तरह बिना इजाज़त लिए और बिना बताए होटल वालों ने रूम को इस तरह से सजाया कैसे। और पैकेज में ये सजावट होती तो नॉर्मल हो सकती थी, लेकिन रूम में आश्चर्यजनक बात ये थी कि सब कुछ वैसा था जैसा अवनी को पसंद था। सारे फूल अवनी की पसंद के थे और यहाँ तक कि रूम में लगे गुलदस्ते और उनके डिज़ाइन भी अवनी की खुद की पसंद थी। अवनी सोच रही थी कि क्या ये महक, ये संयोग है या फिर व्योम ने उसे खुश करने के लिए ये तरीका लगाया है और सरप्राइज़ देने के लिए ऐसा डेकोरेशन करवाया गया है। वरना तो होटल ऐसा कुछ करती। जो पसंद नापसंद कैसे पता चल गई उन्हें। अपनी रूम में घूम घूम कर देख रही थी और हर एक चीज़ को गौर से देख रही थी। हर एक चीज़ की सजावट और रंग देखकर वो और ज़्यादा हैरान होती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ व्योम बेड पर लेटा हुआ बार बार अवनी को आकर सोने को कह रहा था। अवनी, आ जाओ ना, सो जाओ, कब तक देखती रहोगी यार। क्या आप भी ऐसे ही सोएंगे क्या? कपड़े तो बदल लो। हाँ, चेंज करूँगा ना, तुम आओ तो मैं बदलूंगी क्या? आप खुद बदल लो ना। मैंने कहा था ना कि ज़्यादा मत पियो। अब उठा नहीं जा रहा। अरे यार, तुम भी क्या, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। और किसने कहा तुम्हें कि ज़्यादा नशा हो गया है? मैं तो डांस से थोड़ा थक गया था और खाना भी ज़्यादा खा लिया, तो थकान उतरने के लिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ तो ठीक है, अब खड़े हो जाओ और कपड़े बदल लो। अब उतर गई होगी थकान, उठो अब। हाँ रुको ना, उठता हूँ। व्योम बेमन से उठा और फिर अवनी का हाथ पकड़कर उससे चिपक गया। अवनी ने व्योम को दूर किया और उसकी शर्ट खोलने लगी। व्योम ने कपड़े उतारकर अवनी की तरफ अपनी नज़रें जमा कर रख दी और खुद फिर रूम को देखने लगी। व्योम ने उसको छेड़ते हुए पीछे से अपनी बाहों में भरा और गर्दन पर किस करने लगा। छोड़ो ना, हर वक्त बस यही सोचता है। मुझे भी तो कपड़े बदलने दो। तुम कहाँ बदल रही हो, तुम तो ऐसे ही खड़ी हो। बदल लो फिर, या फिर मैं बदलूं? नहीं नहीं, रहने दो, मैं बदलूंगी। आप खुद तो बदल नहीं सकते, मेरे बदल दोगे। अवनी ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए व्योम को दूर किया और खुद अपने कपड़े बदलने लगी। लेकिन अब बैग खोली तो देखा कि जो गाउन वो पहनने वाली थी, यानी जो गाउन उसने आज ही नाइट में पहनने के लिए सोचा था, उस गाउन पर कुछ फूल रखे हुए थे और उसकी पसंद का परफ्यूम भी उस पर छिड़का हुआ था। गाउन निकालते ही उससे आई खुशबू अवनी को और चौंका गई। बैग के अंदर रखे उस गाउन पर इत्र किसने छिड़का और ये फूल इस पर किसने बनाया? अवनी ने देखा कि उस गाउन पर वो रंगोली उकेरी हुई थी जो उसने कभी अपने स्कूल के टाइम में एक कार्यक्रम के दौरान बनाई थी और उसके लिए अवनी को इनाम भी मिला था। अवनी ने सोचा था कि उसके बारे में व्योम को तो पता ही नहीं था, इसलिए उसने ये बनाया नहीं होगा। अवनी ने उस गाउन को देख रही थी और उधर व्योम अवनी को। व्योम, अरे यार, अब इतना गौर से क्या देख रही हो? एक बार पहनना है, पहन लो। कुछ भी, कुछ देर बाद तो वापस उतारना ही है। अब 5-10 मिनट के लिए पहनो तो भी अच्छा रहेगा। आप रुको ना, ये मजाक मत करो, इधर आओ और देखो। व्योम खड़ा होकर उसके पास आता है और अवनी के हाथ से गाउन ले लेता है। क्या गौर से देख रही हो, इसे पहन लो। वाह, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन का गाउन लाई हो तुम तो। तुम्हें कैसे पता कि ये रंग और ये डिज़ाइन मुझे अच्छी लगती है? आप पहले मजाक छोड़ो, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो, क्या बात है? ये रूम की सजावट किसने की? सच बताना, क्या ये आपका आइडिया है? अरे यार, अब तुम वापस ये बातें लेकर बैठ गई। मैंने कहा था ना कि हनीमून होटल में ये सब कुछ पैकेज का हिस्सा होता है।
और नए आए कपल को खुश करने के लिए ये सब ऐसे ही करते हैं। ये ऐसा ही करते हैं। और देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। इसमें अब तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन अब सच बताओ, ये आपने तो नहीं करवाया ना? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं दिया था। ये सब होटल का ही पैकेज है। अच्छा, अब सुनो, अगर ये सब आपने नहीं किया और अगर आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं, तो बताओ कि इस रूम के अंदर लगे सारे फूल मेरी पसंद के क्यों? अरे यार, ये तो कॉमन बात है। इस तरह से सुगंधित फूल आजकल सबको पसंद होते हैं, और जिन वस्तुओं की ज़्यादा मांग होती है तो होटल वाले उसको ही अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। अच्छा, मान लिया। अब ये बताओ कि ये इत्र जो है वो मेरी पसंद का क्यों है? यार अवनी, अब मेरा दिमाग मत ख़राब करो। कह तो दिया ना कि ये फ्लेवर आजकल बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो इसके लिए छिड़का होगा ये इत्र। चलो, ये भी मान लिया। अब ये बताओ कि इस बैग के अंदर इस गाउन पर इत्र क्यों छिड़का? अरे, उन्होंने इस रूम में रखे सारे सामान पर ही ये इत्र छिड़का होगा, तो यही रखी बैग पर भी छिड़क दिया। ये तो नॉर्मल बात है कि सबको पता है। हनीमून कपल है, फर्स्ट नाइट है, तो गाउन ज़रूर पहनेंगे। तो अब तुम इन सब बातों को सोचना बंद करो। चलो, ये भी मान लिया। अब देखो, आपके हाथ में जो गाउन है वही है मैं पहनने वाली थी, और ये मैंने पहले ही सोचा था। और देखो, इस पर एक रंगोली बनी हुई है। वो किसने बनाई? यार अवनी, अब मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। तुम क्या बेसिर पैर की बातें कर रही हो? कौन इस गाउन पर इस तरह की रंगोली बनाएगा? जब तुमने खरीदी तो तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, और ये उस पर उसी वक्त से बनी हुई होगी। अब ये सब छोड़ो और मैं जा रहा हूँ सोने। अगर सोना हो तो आओ, नहीं तो अकेले ही सो जाओ। व्योम ने हाथ में लिया हुआ गाउन नीचे पटक दिया और गुस्से से पैर पटकते हुए बेड पर चला गया और सो गया। अवनी ने सोचा कि इस वक्त अब वो और कुछ क्या ही कहे, व्योम को गुस्सा आ जाएगा, और उसने अब इस बारे में कुछ ना कहने का विचार किया। लेकिन उसका खुद का मन नहीं मान रहा था कि ये महज एक सहयोग है, जबकि ये किसी के जानबूझकर किया है और अवनी की सारी पसंद को इस सजावट में शामिल किया है। ऐसा तो वही इंसान कर सकता है जो अवनी को थोड़ा बहुत जानना हो, और जहाँ अनजान जगह पर अवनी को जानने वाला एक ही इंसान था, और वो था व्योम। अवनी सोच रही थी कि ज़रूर व्योम झूठ बोल रहा है, उससे कुछ छिपा रहा है। लेकिन हनीमून की पहली रात कहीं इस गुस्से की भेंट न चढ़ जाए, ये सोचकर अवनी ने उस बात को अब ना छेड़ने का सोचा। परंतु उसका मन नहीं मान रहा था। वो सोचते हुए कपड़े बदल रही थी, और कपड़े बदलकर फिर बेड पर आ गई। व्योम मुँह फुलाए करवट लेकर सोया हुआ था। अवनी ने 1-2 मिनट तक देखा कि वो क्या कुछ हरकत कर रहा है, लेकिन व्योम ने कोई हरकत नहीं की, और ऐसा लग रहा था कि वो सो गया। फिर अवनी भी व्योम के बराबर बेड पर लेट गई, लेकिन उसके दिमाग में वही बातें चल रही थीं, और इस वक्त व्योम का गुस्सा देखकर वो भूलना चाह रही थी, लेकिन वो सारा नज़ारा उसकी आंखों के सामने था, इसलिए वो भूल नहीं पा रही थी। और विशेष वो गाउन के बारे में ही सोच रही थी। अगर होटल का पैकेज था रूम को सजाने का, तो फिर किसी महिला के वस्त्र पर इस तरह की सजावट करना ठीक नहीं था, और कोई ऐसा करता भी नहीं है। व्योम का गुस्सा देखकर ये भी लग रहा था कि उसने ऐसा किया किसने। अवनी ने व्योम को थोड़ा छेड़ा, लेकिन व्योम ने कोई असर नहीं किया। अवनी ने फिर उसे आवाज़ लगाई, लेकिन व्योम ने जवाब नहीं दिया। अवनी ने फिर 1-2 मिनट का इंतज़ार किया, और जब व्योम ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अवनी ने एक पैर पर व्योम के ऊपर रख दिया और फिर बाहें डालकर गले पर किस किया। अवनी ने व्योम के ऊपर से पैर निकालकर सोने का नाटक किया, लेकिन व्योम ने कोई हरकत नहीं की और ना ही कुछ बोला। कुछ देर तक जब व्योम ने अवनी को कोई जवाब नहीं दिया, तो अवनी को छेड़ना शुरू किया। कभी उसकी कमर पर चिकोटी काटती, तो कभी कान को होठ से चूमती, लेकिन व्योम के हाथ अवनी को साइड करता और वापस आंखें बंद कर लेता, कुछ बोलता ही नहीं। और इस तरह से करते लगभग 20 मिनट बीत गए, लेकिन व्योम कुछ बोला नहीं। फिर अवनी उठी और जिस करवट व्योम लेटा था उस तरफ मुंह करके सामने जाकर कान पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, माफ़ कर दो ना, अब भूल भी जाओ, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं ना। शरारती लहजे में मुस्कुराते हुए अवनी ने कहा, व्योम, नहीं बात करनी है तुमसे, सो रहा हूँ मैं, तो तुम देख लो रूम की सजावट और अपने गाउन को जी भर कर, और निकाल दो 100-200 गालियाँ, करती रहो सवाल पर सवाल। अरे बाबा, कहाँ ना, माफ़ कर दो, अब नहीं पूछूंगी, बस अब मान जाओ ना,
पहली रात को इस तरह से झगड़ा नहीं करते। बड़े लोग कहते हैं कि पहली रात को जैसा व्यवहार रहता है वैसे ही आजीवन रहता है। इसीलिए आज यूं मुंह फुलाकर सो रहे हो तो और क्या करूं? सब कुछ कितना अच्छा है। इसका अंदाज इसका मज़ा लेने के बजाय तुम सवाल पर सवाल किए जा रही हो, और साथ ही तुम्हें मुझ पर भी यकीन नहीं है। तो अब मैं तुमसे बात क्यों करूं? किसने कहा कि मुझे आप पर यकीन नहीं है? तुमने ही कहा था, और कौन कहेगा? और कहेगा तो मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम कहती हो तो उससे ही फ़र्क पड़ेगा ना। यार मैंने कब कहा? आप तो झूठे ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। और कैसे कहोगी? कितना तो कहा था। एक बार कह दिया था कि सजावट मैंने नहीं करवाई, फिर भी तुमने 10 दफ़ा पूछ लिया। सच बताओ ना, सच बताओ ना। वो क्या था? अगर यकीन था तो फिर क्यों पूछा बार बार? ओ आप भी ना। वो सब चीज़ें तो जब मेरे पसंद की देखी तो लगा कि शायद आपने ही सब कुछ अरेंज करवाया होगा, इसीलिए पूछ लिया। अब सॉरी, दोबारा नहीं पूछूंगी। ओके, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, लेकिन दोबारा इस बारे में बात नहीं। नहीं तो सोच लेना फिर। हाँ बाबा, अब नहीं करूँगी। एक बार फिर से कान पकड़ती हूँ। ओके ओके कहकर व्योम ने अवनी को अपनी तरफ खींच लिया और दोनों हंसने लगे। व्योम ने अवनी को मना लिया और अवनी ने जो कुछ अलग अनुभव किया था वो उसके दिमाग में एक बार फिर से निकाल दिया, और उसके अवनी की बात भी अधूरी छोड़ दी। हालांकि अवनी के माइंड में वो सब अभी भी घूम रहा था, लेकिन व्योम का दिमाग सही करने के लिए उसने इस वक्त सब कुछ भूलना ही सही समझा, और वो व्योम की बाहों में लिपट गई। और अब अपने हनीमून को अच्छे से मनाने की, बाकी सब कुछ भूलना ही ठीक था। ये सोचकर अवनी ने खुद को व्योम के हवाले कर दिया। व्योम ने अवनी को कसकर पकड़ रखा था और चुम्मावन की झड़ी लगा दी थी। व्योम बेतहाशा अवनी को किस कर रहा था और अवनी ने भी उसका इस वक्त पूरा साथ दिया। हालांकि बार बार अवनी के दिमाग में वो कमरे की सजावट और बहुत सारी चीज़ें उभर रही थी, लेकिन वो इस वक्त कुछ बोल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे किस करते हुए व्योम अवनी के गाउन को उतार दिया। वाह मेरी जान, बहुत खूबसूरत लग रही हो। शादी से पहले इस नज़ारे ने भूत सपने लिए थे, अब सामने तो यकीन नहीं हो रहा वास्तव में इतनी खूबसूरत हो। ये मैं नहीं, मेरा भूत है ना? इसीलिए तो यकीन नहीं हो रहा। अरे नहीं जान, ऐसा नहीं है। हो तो तुम ही, लेकिन वाकई में शादी से पहले जब हम रात को बात करते थे तो बहुत कुछ अलग दिमाग में चलता था, और जब कॉल कट करके सोता था तो ऐसा ही नज़ारा आंखों के सामने आ जाता था। सोचा था कि इस तरह से तुमसे प्यार करूँगा, और आज वो सब सपने हकीकत हैं। जैसे सोचा था वैसे ही। हॉट एंड सेक्सी हो तुम, हॉट एंड सेक्सी हो तुम, कहते हुए व्योम ने आंख मारी। ओ अब रहने दो, इतनी तारीफ़ें मत करो। सच्ची यार, वाकई में हो। हाँ चलो मान लिया, और बताओ। और क्या, जब इतनी हॉट एंड सेक्सी बीवी मिले तो बात करनी चाहिए क्या? तो तो क्या करना चाहिए? बातें नहीं मेरी जान, तब तो प्यार करना चाहिए। तो करो, किसने मना किया है? आप अकेले ही हो जिसने सपने देखे थे। यार सिर्फ आपको ही प्यार करना आता होगा। व्योम, ओह वाह, तो इसका मतलब तुम भी हो? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सपने तो सभी देख लेते हैं। सच्ची जान? हाँ क्यों, यकीन नहीं हो रहा है क्या? हाँ यार, लड़के तो ऐसा सोचते हैं, और मैं भी बहुत बार बिना कपड़ों के सोकर तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। लेकिन क्या लड़कियां भी ऐसा कुछ सोचती रहती हैं? ये मुझे नहीं पता था। हाँ, लड़कियां भी सोचती हैं ऐसे, और ऐसे सपने भी देखती हैं। तो तुमने पहले तो कभी कॉल पर बताया नहीं मुझे इसके बारे में। क्या बताती? जब कोई अपना दूर होता है तो फीलिंग बताने का क्या फ़ायदा? क्यों यार, बताना तो चाहिए था ना। मैं भी तो बताता था ना। तो क्या मिलता था ये सब बताकर? उल्टा ज़्यादा दिमाग ख़राब होता था। अब पास में हूँ तो अब सारी बातें कर लो। तो करो ना, अब तो करो। हाँ तो कर रही हूँ। जब से यहाँ पर आए हैं केवल इसके बारे में ही बातें कर रहे हो आप। हाँ तो घर से इतनी दूर आए हैं तो इसी के लिए है ना, फिर दूसरी बात क्यों ही करें। हाँ कर लो, अब कौन मना कर रहा है? सच्ची जान, बताओ ना, लड़कियाँ कैसे ये सब बातें करती हैं, मुझे जानना है। क्या जानना है? जो लड़के सोचते हैं और करते हैं वही सब कुछ लड़कियाँ करती हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क तो है ही दोनों में। दोनों एक जैसे ही हो तो फिर प्यार में मज़ा ही कहाँ आएगा। व्योम ने फिर से आँख मारी। अवनी, वो एक जैसे नहीं, अपने चाहने वालों के बारे में सोचना। वो तो दोनों ही एक जैसा ही होता है।
अच्छा, और वो कैसे? बताओ मुझे। क्या बताऊं? बोलो, बता तो दिया, जैसा आप सोचते थे वैसा ही। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ कि लड़कियां क्या क्या सोचती हैं और फिर क्या क्या करती हैं। मुझे सब लड़कियों के बारे में कैसे होगा पता होगा? मुझे बस खुद के बारे में बता सकती हूँ। हाँ, तो खुद का ही बताओ ना। वही जो आप सोचते थे वैसे ही मैं भी आपके दिमाग में रहकर सोचती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, आपकी तरह। अच्छा जी, ये बात है। तो आ जाओ, अब सोच लो ज़्यादा मेरी तरह। कहते हुए व्योम ने अपनी को कसकर पकड़ा और अपने ऊपर लेटा लिया। फिर होठ पर किस करते हुए पीठ पर हाथ फेरने लगा। साथ ही पीछे की ब्रा की हुक भी खोल दी और नंगी पीठ पर अपना हाथ फेरने लगा। इस वक्त अवनी भी उस किस का जवाब दे रही थी और व्योम के होठों को अपने होठों के बीच कसकर दबा रही थी। साथ ही मुंह से गर्म हवा के साथ सिसकियां निकल रही थीं, जो व्योम की हवस को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। दोनों आपस में बेतहाशा किस करने लगे हुए थे और व्योम अपने ऊपर लेटी हुई अवनी के पीठ पर हाथ फिरा रहा था। दोनों के नंगन सीने आपस में टकरा रहे थे और बात बात पर व्योम जानबूझकर अवनी की पीठ पर दबाव डालता और सीने को अपने सीने से टच कराता, जिससे अवनी की सिसकियां थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती थीं और व्योम को मदक मस्ती चढ़ती थी। थोड़ी देर इस तरह से एक दूसरे से लिपट कर किस करने के बाद व्योम ने अवनी को अपने ऊपर सीधा लेटा लिया। अब जैसे व्योम सोया था उसी तरह से अवनी भी उसके ऊपर थी। दोनों के मुंह एक ही तरफ थे, दोनों के शरीर पर एक भी वस्त्र था। व्योम ने अवनी के पैरों को अपनी जांघों के बीच में दबाया और फंसाया ताकि व्योम की बढ़ती हुई कमुकात अवनी को महसूस हो, उसे बोल कर ना बतानी पड़े। और उस वक्त अवनी को यह एहसास हो रहा था, लेकिन वो भी अपनी कमर हिलाने और व्योम को और भड़का रही थी और व्योम का हाथ अवनी के सीने पर दबाव बनाए हुए था और कभी ऊपर कभी नीचे आ जा रहे थे। अवनी को एहसास हो रहा था कि व्योम उस वक्त कितना भूखा था, लेकिन इतनी जल्दी अवनी व्योम को भूख मिटाने नहीं देना चाह रही थी। वो इस काम क्रिया को और मज़ा लेना चाह रही थी, इसीलिए वो अपनी कमर हिलाकर व्योम की जांघों पर रगड़ रही थी और व्योम को ना सहन करने वाली कमुकात के चरम पर ला दिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती। जब भी व्योम का हाथ अवनी के नाभि से नीचे पहुंचता तो वो हाथ पकड़ लेती और फिर से व्योम के हाथ को अपने सीने पर रखती और खुद अपने हाथ से दबाव बनाती ताकि व्योम अभी भी वही करे, नीचे ना उतरे। और व्योम अब अपने चरम पर था, लेकिन अवनी को अभी जल्दी नहीं थी। फिर व्योम ने एक हाथ से अवनी के दोनों हाथों को पकड़ा और अपना एक हाथ अवनी के कमर पर ले गया। जैसे ही हाथ अवनी के पैंटी पर रखा, कमरे की लाइट अचानक से बंद हो गई। कमरे की लाइट जाते ही व्योम उठा और मोबाइल की लाइट ऑन की और देखा कि लाइट कैसे गई। व्योम ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा कि बाकी कमरों की लाइट तो चालू थी और केवल उसके कमरे की ही लाइट बंद थी। व्योम घबराया और सोचा कि ये कैसे हुआ, पूरे होटल में सिर्फ उसी के रूम की लाइट बंद कैसे हुई। व्योम घबराया, पीछे पीछे अवनी भी आ गई और देखा तो वो भी चकित हुई। व्योम ने उसी समय रिसेप्शन पर कॉल लगाया और बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। व्योम, हेलो रिसेप्शन। हेलो जी सर, कहिए। रूम नंबर 143 की लाइट अचानक चली गई है, ज़रा चेक कीजिए। जी सर, 2 मिनट में। सॉरी, बस आप 2 मिनट का इंतज़ार कीजिए। ओके, लेकिन जल्दी कीजिएगा। जी सर, आप चाहें तो बाहर आकर हॉल में बैठ सकते हो। जी नहीं, हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी से लाइट की व्यवस्था कीजिए। ओके सर, सॉरी अगेन। इट्स ओके। 2-4 मिनट बाद होटल मैनेजमेंट से 2 आदमी आकर रूम की लाइट चेक करते हैं, लेकिन कहीं कोई फॉल्ट नहीं मिला और अचानक यूं लाइट जाने का कारण उनको भी समझ नहीं आया। लेकिन होटल में रुके हुए लोगों का ध्यान रखना तो उनकी ही जिम्मेदारी थी। वो व्योम से 5 मिनट का कहकर सॉरी बोलकर निकले और रिसेप्शन पर जाके सारी बात बताई कि लाइट में कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी रूम की लाइट नहीं जल रही है। तो 5-7 मिनट बाद फिर 2 आदमी आए और चेक करके गए। फिर वो भी ना कहीं फॉल्ट मिला और ना ही कहीं कोई जली हुई लाइट। इधर बाहर खड़े लाइट का इंतज़ार कर रहे अवनी और व्योम भी आपस में बात कर रहे थे।
रात के समय बाहर बर्फबारी हो रही थी, तो मौसम थोड़ा ठंडा भी हो रहा था। इसे आधे अधूरे कपड़े पहने अवनी को ठंड लग रही थी, तो व्योम ने मोबाइल की लाइट में कमरे में चादर लाकर दी। अवनी ने वो चादर ओढ़ ली और बाहर बरामदे में लगी एक बेंच पर बैठ गई, और पास में व्योम भी। अवनी, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरी बात कोई सुने तब ना। मैं तो जैसे हर बात बेकार ही बोलती हूँ, कोई मानता ही नहीं। क्या यार, तुम फिर से शुरू हो गई। टेक्निकल प्रॉब्लम है, होता है कभी कभी, फॉल्ट पकड़ में नहीं आता तो हो जाता है ऐसे। और फिर क्या, और कौन सी बात नहीं मानी मैंने तुम्हारी, जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो फालतू में। व्योम थोड़ा गुस्से में था। अवनी, कौन सी बात मानी ये बताओ। यहाँ आते ही मैंने आपको कितने सारे सिमिलर हिंट बता दिए, फिर भी आप मेरी किसी भी बात को सीरियस नहीं लिया। अभी रूम की सजावट पर भी कितनी बहस हुई, लेकिन आप मानने की बजाय गुस्सा किया और नाराज़ होकर सो गए। बताओ, क्या आपने सीरियस लिया मेरी बात को? व्योम, फिर तुम्हारा वही राग शुरू हो गया। अब मैं कैसे बताऊं कि कोई फूल तुम्हें पसंद है? वो आधी से ज़्यादा दुनिया को हैं। तुम अकेली नहीं हो जिससे ऐसे फूलों को और उनकी खुशबू को पसंद किया है। और परफ्यूम, वो भी कितने लोग लगाते हैं और पसंद करते हैं। आज आधे से ज़्यादा शादियों में वही एकमात्र परफ्यूम यूज़ किया जाता है। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? अनपढ़ की तरह बिहेव कर रही हो तुम। हाँ, मैं तो सब कुछ गलत ही कहती हूँ, और अब देख लो, सारे होटल में लाइट है, सिर्फ अपने ही रूम में नहीं है। वो भी मेरी ही गलती है ना? बोलो अब। जब सारे फायदे की जड़ मेरी ही है, तो बताओ, इसका भी ठेका मेरे ही सर पर फोड़ दो। यार, अब तुम रोने मत बैठना। रो तो वैसे ही घर से इतनी दूर आने का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, ऊपर से अब तुम। नहीं, ऐसा नहीं करते, मेरी जान बहुत अच्छी है ना? आगे से ध्यान रखूंगा तुम्हारी हर बात का, ओके? अब चुप हो। कोशिश कर रहे हैं वो लाइट को लाने की। अब रात के इस समय अचानक अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है तो उसका सोल्यूशन इतनी जल्दी नहीं होता है, थोड़ा टाइम भी तो लगता है। और नहीं भी तो इसमें होटल की कोई गलती नहीं है। इन लोगों का इंतज़ाम बहुत शानदार था, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम का किसी को क्या पता था कब हो जाए और किस तरह से हो जाए। व्योम ने अवनी को पुचकार कर और फिर सॉरी बोलकर उसके गाल पर किस किया। मनाया। तब तक होटल वालों ने कोशिश करके रूम की लाइट की व्यवस्था कर दी और व्योम के पास आए और बोले कि लाइट का फॉल्ट तो इस वक्त समझ में नहीं आया है, लेकिन उन्होंने रूम को पर दूसरी लाइट की व्यवस्था कर दी है, पर आप लोग आराम से रूम में सो सकते हैं। डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर व्योम ने अवनी को रूम में जाने को कहा और दोनों रूम में गए। वहाँ पर होटल प्रबंध ने सप्लीमेंट्री लाइट्स की व्यवस्था की थी। एक बड़ी लाइट और कुछ 4-5 सीलिंग लैंप जल रहे थे। व्योम ने अवनी को समझाया और कुछ रूल्स बताए, कुछ बातें समझाई, और तब जाकर अवनी शांत हुई। फिर कोई 10 मिनट की बहस के बाद दोनों सो गए। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन अवनी की आंखों में नींद नहीं थी। दूसरी करवट लेकर सोई थी और व्योम दूसरी तरफ। थोड़े नशे में था तो उसको नींद आ गई थी, लेकिन अवनी अभी तक हुए सारे घटनाक्रम के बारे में सोच रही थी। वो एक एक करके घटनाओं को याद करके उसके कोई ना कोई तथ्य निकाल के कोशिश कर रही थी, परंतु किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। और इधर व्योम की नींद आ चुकी थी और अचानक ही व्योम ने नींद में करवट ली और अवनी के ऊपर एक पैर डाला और एक हाथ अवनी के सीने के ऊपर। अवनी ने व्योम का हाथ पकड़ा और अपने सीने की तरफ कस लिया। उसको भी पता था कि जो कुछ भी हुआ उसमें व्योम की कोई गलती नहीं है। शादी के बाद दूसरे ही दिन हनीमून के लिए लाना, घर से इतनी दूर, इंसान मस्ती के लिए ही जाता है, और अगर ऐसे में थोड़ी मस्ती खुद के लिए ना करे तो फिर ऐसे हनीमून का क्या मतलब। और अवनी जानती थी कि व्योम का दिल बहुत ही साफ है, वो एक साफ इंसान है। उसे थोड़ी शराब पीने के लिए भी अवनी से बात करने की ज़रूरी समझी। इसका मतलब है कि वो सीधा और सरल इंसान है, लेकिन सिचुएशन के कारण अवनी भी कुछ ज़्यादा ही बोल गई, और ऐसा होना भी स्वाभाविक था। गलती तो दोनों की थी ना। लेकिन अवनी को नींद इसलिए भी नहीं आ रही थी क्योंकि आज शादी के 2 दिन बाद पहली बार वो व्योम के करीब आई, और वो भी अधूरापन ही रह गया। वो सोच रही थी कि ऐसे में व्योम को कितना बुरा लगा होगा, उसने अवनी के बारे में क्या क्या सोचा होगा। अवनी परेशान थी, लेकिन व्योम को इस वक्त सो चुका था।
अवनी सोच रही थी और व्योम का हाथ उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था और अब वो प्यार से व्योम के हाथ को सहला रही थी और अपने सीने से चिपका रखा था। वो करवट लेना चाह रही थी लेकिन चाहकर भी नहीं ले पाई क्योंकि उसको पता था कि व्योम भी थका हुआ है और उसकी इस वक्त की नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्योम का पैर इस वक्त अवनी के ऊपर था, तो अगर अवनी करवट लेकर व्योम की तरफ मुंह करती तो उसे व्योम का पैर अलग हटाना पड़ता और इसमें व्योम की आँख खुल सकती थी। काफ़ी सोचकर अवनी ने करवट नहीं ली और उसी करवट सोई रही। साथ ही अपना हाथ कभी व्योम के पैर पर फेरती तो कभी व्योम का हाथ पकड़कर उसे अपने शरीर से चिपकाती। अंदर से तो अवनी भी वही चाह रही थी जो कुछ समय पहले व्योम चाह रहा था। और अवनी ही क्यों, कोई भी लड़की इस उम्र में शादी के बाद घर से दूर हनीमून पर अपने पति के साथ हो तो अपने पति के साथ पहला संबंध बनाने के लिए झिझक ज़रूर होती है, लेकिन अंदर से वही चाहत होती है। क्योंकि पिछले 1 वर्ष से व्योम को जानती थी, कई बार दोनों मिले भी थे और दोनों ने फ़ोन पर बात तो रोज़ ही की थी। रोज़ रात को 2-3 घंटे बात करना तो नॉर्मल था। ऐसे में अवनी को व्योम के सामने झिझक भी कम ही थी। कुछ देर बाद व्योम की नींद में भी अपना पैर नीचे किया तो अवनी ने अपने मुंह पर व्योम की तरफ किया और उसके शरीर पर अपना हाथ घुमाने लगी, कभी हाथ कभी पैर। लेकिन व्योम गहरी नींद में था तो वो जगा नहीं, लेकिन अब अवनी अपने चरम पर थी। वो व्योम को जगाना भी नहीं चाह रही थी और वो सब भी उससे कराना था जो अब तक नहीं हो पाया था। अवनी ने अपना गाउन उतार दिया और ब्रा पैंटी में सो रही थी। इधर व्योम सिर्फ अंडरवियर में था और अवनी बार बार अपनी बॉडी को व्योम के बॉडी से टच कराती और सोचती कि काश इस वक्त व्योम जग जाए। लेकिन व्योम की नींद नहीं टूटी और अवनी के जिस्म में अब आग लगी हुई थी। वो अब व्योम को बहुत करीब थी और उसके शरीर का हर एक अंग को छूकर देख रही थी। 5-7 मिनट के बाद अवनी ने अपने बाकी कपड़े भी खोल दिए। अब उसे गर्मी सहन नहीं हो रही थी। उसने धीरे धीरे व्योम के अंडरवियर उतार दिया था। रूम में हल्की रोशनी थी। बड़ी लाइट तो अवनी ने बंद कर दी थी। रंगीन लैम्प की हल्की रोमांटिक रोशनी ने अब अवनी को और ज़्यादा रोमांटिक कर दिया था और उसने बैठकर व्योम के पूरे शरीर का दीदार किया। उसकी नज़र जब व्योम के प्राइवेट पार्ट पर गई तो वो आ करके रह गई। हाथ लगाना चाहा लेकिन फिर सोचकर उसने अपने हाथ को रोक लिया। साथ ही अब अवनी ने खुद के हाथ को अपने प्राइवेट पार्ट पर घुमाने के चाहकर भी वो रोक नहीं पा रही थी। अवनी मचल रही थी और इस फीलिंग से बेखबर कि व्योम इस वक्त सो रहा था। वो गहरी नींद में था। अवनी ने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 2 बजने वाले थे। तो अवनी ने सोचा कि अब इस वक्त व्योम को जगाना भी सही नहीं है और सोचकर अवनी ने करवट बदली और सो गई। कोई 15-20 मिनट बीत गए। अवनी अभी तक उसी घटनाओं को सोचकर परेशान थी। वो भूल कर सोना भी चाह रही थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी और ख्याल वो सारे अभी भी मस्तिष्क से चिपके हुए थे। कोशिश के बावजूद भी वो ख्याल दिमाग से बाहर नहीं आ पा रहे थे। अवनी ने पलट कर देखा तो व्योम गहरी नींद में था। अवनी को वॉशरूम में जाना था। अकेली जाने की हिम्मत नहीं थी और व्योम को भी वो इस वक्त नींद से जगाना नहीं चाह रही थी। कुछ देर तक सोचने के बाद वो उठी और उसने गाउन पहना, फिर मोबाइल की लाइट भी ऑन की और वॉशरूम की तरफ चली गई। अवनी के अंदर घुसते ही उसे महसूस किया कि वॉशरूम में भी वो खुशबू थी जो उसके गाउन से आ रही थी। लेकिन इस बार अवनी ने ज़्यादा नहीं सोचा और जल्दी से काम निपटाकर वापस आ गई और सो गई। करीब आधे घंटे के बाद अवनी को नींद आने लगी और उसकी पलकें भारी होने लगी। उसी वक्त अवनी को ऐसा लगा कि कोई उसकी टांगों पर हाथ फेर रहा है। अवनी ने सोचा कि व्योम होगा, तो वो हिली नहीं और अब रात के 3 बजे थे तो उसको नींद भी आ रही थी। अवनी ने सोचा कि व्योम जग गया है इसलिए वो हाथ फेर रहा है, तो अवनी ने कुछ नहीं कहा और सोई ही रही। अवनी की आँख भी नहीं खुल रही थी और उसने सोचा कि कुछ देर व्योम को हाथ फेरते सो जाएगा। धीरे धीरे अवनी को महसूस हुआ कि वो हाथ उसके टांगों के ऊपर की तरफ आ रहा है और बड़ी नज़ाकत से हाथ फेर रहा है।
एक बार फिर से अवनी का मन हुआ कि व्योम का साथ दे और अधूरी सुहाग रात को पूरा कर ले। लेकिन ना तो इस वक्त उसकी बॉडी गवाही दे रही थी और ना ही नींद। नींद तो अब गहराती जा रही थी और आंखें खुल नहीं रही थी, लेकिन महसूस सब कुछ हो रहा था। वो हाथ अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ गया और फिर ऐसा लगा कि गाउन के ऊपर कर दिया और उसके नंगे शरीर पर हाथ फेरने लगा। एक उंगली को हर एक गोलाई से घुमाया जा रहा था। दोनों पुटों के बीच कभी एक तो कभी दो उंगलियां, और साथ ही गर्म सांसें भी निकल रही थी। अवनी की बॉडी पहले से ही गर्म थी। आज शाम से अब तक 3 बार वो गर्म हो चुकी थी और खूब रोमांस किया था, लेकिन अभी तक वो एक वर्जिन लड़की से औरत नहीं बन पाई थी, जिससे सपने के साथ हनीमून पर अक्सर नौजवान लड़की भरपूर यौवन और हसरत लेकर आते हैं। वो सपना अभी अधूरा था और इस वक्त गहरी नींद में खुली हुई अवनी ये सब महसूस कर रही थी। चाहकर भी उसकी आंखें नहीं खुल पा रही थी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम व्योम की हरकत या उसकी हसरत तो ये सब करके पूरी होगी। मैं कल करूँगी। बाकी जो करना है ये सोचकर वो सोई ही रही। इधर व्योम भी इस सबसे बेखबर गहरी नींद में था, लेकिन अवनी के जिस्म पर एक अंगूठी आराम से हाथ घुमा रहा था। पूंछों पर खेलने के बाद हाथ आगे की तरफ आया और 2-3 पहले से सेव किए गए बाल जो चुभने वाले थे, उन पर जब हाथ फिराया जाता है तब एक अजीब सा सुकून मिलता है। और इस वक्त वो हाथ ऐसी ही हरकत कर रहा था जो अवनी को और ज़्यादा सुकून दे रहा था। हाथ कभी थोड़ा नीचे जाता, फिर पुन थोड़ा ऊपर आता। इस खेल में अवनी को बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन इस वक्त नींद उसकी दुश्मन बनी हुई थी। अवनी करवट लेकर सोई रही थी तो हाथ उसकी पीठ पर की तरफ आग रहा था। धीरे धीरे अवनी का गाउन ऊपर कर दिया। अब उसके सीने के उभार गाउन की कैद से बाहर थे, जो भरपूर जवानी छलका रहे थे। एक हाथ उन उभार को मसल रहा था तो दूसरा हाथ नीचे की तरफ सूखी नदी के बीच जैसे झरने से टपकती 1-2 बूंदों की तरह 2 छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच कुछ गीलापन महसूस कर रहा था। बार बार हाथ की उंगलियां उन दोनों पहाड़ियों के कुछ ही दूर पर रहती और बीच के गीलेपन को महसूस करती। अब तक घुली हुई नींद में अवनी को ये सब एहसास हो रहा था। ऊपर उभारों पर खूब मसलने के बाद हाथ बीच बीच में होठों की पंखुड़ियों पर आ जाता और दोनों पंखुड़ियों को अलग अलग करता। साथ ही गर्दन पर भी हल्की हल्की उंगलियां चलती। नींद में मस्त अवनी रोमांस का भी मजा ले रही थी, लेकिन बार बार चाहकर भी वो करवट नहीं ले पा रही थी और ना ही आँख खोल पा रही थी। हाँ, उसको सब एहसास हो रहा था और ये भी पता था कि हाथ किस अंग पर क्या हरकत कर रहा है। किस हाथ ने अवनी के दोनों पैरों के बीच की दूरियों को कुछ बढ़ाना चाहा तो एक पैर थोड़ा ऊपर उठाया और पहाड़ियों के बीच उंगली चली तो एहसास हुआ कि उन पहाड़ियों का झरना अब थोड़ा ज़्यादा बहने लगा था। जो थोड़ा बहुत गीलापन पहले महसूस हो रहा था वो अब 3-4 गुना बढ़ गया था। अचानक अवनी को महसूस हुआ कि दोनों टांगों के बीच जैसे कोई जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। अचानक से इस तेज गर्म एहसास से अवनी को और मस्त कर दिया था और अब अवनी ने अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दिया। बस आंखें भी बंद थीं। मन में आया कि अभी पलटकर और व्योम को बाहों में भर लूं, लेकिन अगले ही पल उसने वापस सोचा कि शायद व्योम को इस तरह से रोमांस करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, तो क्यों उसके रोमांस में दखल दें। आखिर ये बॉडी अब उसी के हवाले है, तो वो अगर अपनी खुशी के लिए इसका यूज़ करे तो क्या बुराई है। और इस वक्त रोमांस बड़े प्यार से चल रहा था, तो ऐसे भी कोई बात नहीं थी जिसका विरोध किया जाए। साथ ही अवनी को अभी भी भरपूर मज़ा आ रहा था। अवनी के दोनों पैरों के बीच अब किसी गर्म हथौड़े जैसा औजार से घसरण हो रहा था। रगड़न इतना मीठा था कि मन चाह रहा था कि वो रुके ही ना। अगले 2-3 मिनट तक एहसास यूं ही चला। गर्म सांसें अब तेज हो गई थीं और एक हाथ अभी भी सीने को दबाए हुए था।
उभारों को बेरहमी से मसला जा रहा था, लेकिन इस बेरहमी में भी एक प्यार था जो अवनी महसूस कर रही थी। अवनी के कान और गले पर के आसपास गर्म सांसें महसूस हो रही थी। हाथ दोनों पैरों के बीच में हरकत कर रहा था, साथ ही सख्त औजार जैसे कुछ चुभ रहा था। पैरों के बीच की नाजुक पहाड़ियों के बीच किसी सख्त हथौड़े के छोटे छोटे वार हो रहे थे, जो अवनी को अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन 5-7 वार के बाद थोड़ी चुभन ज़्यादा बढ़ी। महसूस हुआ कि हाथ की उंगलियां बीच बीच में दोनों पहाड़ियों को थोड़ी दूर करने की कोशिश कर रही हैं, और जैसे ही वो थोड़ी दूर होती, हथौड़े का वार अब और तेज़ होता। उसी तेज़ झटके के साथ की सांस भी तेज़ निकलती। अवनी के दोनों पैर किसी त्रिभुज की तरह थे और पीछे से इतना दबाव था कि हिलना भी मुश्किल था। आंखें बंद और नींद में घुली हुई, लेकिन स्पष्ट एहसास हो रहा था। सीने पर उछली हुई अपार जवानी भी दबाव तेज होता जा रहा था, और दोनों पैरों के बीच चल रही रगड़न के साथ वार भी तेज हो रहे थे। बार बार के इन वारों से पहाड़ियाँ थोड़ी चौड़ी हो गई और अंदर आधी दूरी को कुछ चुभने लगा। फिर अचानक एक भयानक वार हुआ और वो गर्म हथौड़ा दोनों पहाड़ियों को चीरता हुआ पूरा अंदर समा गया। अवनी के मुंह से आ निकलती तो तुरंत हाथ से मुंह बंद कर दिया, लेकिन आंखें अभी भी बंद थीं, जो खुल नहीं पा रही थीं। फिर तेज तेज वार होने लगे और मुंह से आह का स्वर भी बढ़ता गया। अवनी को अब एहसास हुआ कि उसकी जांघों पर कुछ चिपचिपा सा लग रहा है, लेकिन उन गर्म हथौड़े का वार इतना मस्त लग रहे थे कि कुछ एहसास उसके आगे फीके थे। चुभन अब धीरे धीरे कम होने लगी। करीब 10 मिनट की मार धाड़ के बाद अचानक से सब कुछ सामान्य हो गया और अवनी की आंखें खुल गईं। उसने गर्दन घुमाई तो देखा व्योम उसकी तरफ मुंह करके सोया हुआ है। अवनी आधी खड़ी हुई और व्योम के हाथ से हिलाया और ऐसा लगा कि वो गहरी नींद में है। अवनी को डर लगा और आश्चर्य भी हुआ। अब तक पिछले 1 घंटे से वो जिस असीम आनंद का अनुभव कर रही थी, अगर उसमें व्योम का शामिल नहीं था तो कौन था? अवनी की जांघों से कुछ टपक रहा था। उसने फौरन मोबाइल का टॉर्च चलाया तो देखा जांघें खून से सनी हुई थीं। अवनी की आंखें ये देखकर खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि खून के साथ कुछ और भी है, जिसे देखकर वो पहचान गई। तो कई बार मोबाइल पर देख चुकी थी। व्योम शादी से पहले उसे ऐसी वीडियो भेजा करता था। अब अवनी समझ में आ गया था कि सच में उसकी वर्जिनिटी चली गई, लेकिन यह किया किसने? उसने सोचा तो ज़रूर व्योम उसे उल्लू बना रहा है। वो ये सब करके तुरंत सो गया और नींद का बहाना ले रहा है ताकि वो उसे डरा सके या फिर उसकी परीक्षा ले सके। लेकिन अगले ही पल अवनी को ख्याल आया कि अगर व्योम ने ये किया है तो ये खून उसकी अंडरवियर पर भी तो ज़रूर लगा होगा, और इतनी जल्दी सोने का बहाना तो कर लिया, लेकिन अंडरवियर तो नहीं बदला होगा। और वैसे भी अवनी को मालूम था कि व्योम ने आज कौन से रंग का अंडरवियर पहन रखा था। तुरंत अवनी ने मोबाइल को व्योम के अंडरवियर की तरफ घुमाया और देखा तो उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। व्योम के अंडरवियर पर ऐसा कुछ नहीं था। तो अवनी ने उसे थोड़ा नीचे किया और अंदर देखा, तो अंदर तो ज़रूर कुछ लगा होगा, लेकिन अंदर भी कुछ नहीं था। अवनी की धड़कनें राजधानी एक्सप्रेस की तरह तेज़ हो गई थी। अवनी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। उसे एक सदमा सा लगा। यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। पल भर को सोचती कि शायद उसने सपना देखा है। आज शाम से ऐसी ही कुछ माहौल बना हुआ था और वही सपना आया होगा। लेकिन अगले ही पल अपनी जांघ पर हाथ फेरती तो यकीन होता कि सपना तो नहीं था। जो हुआ वो यकीनन हुआ है, लेकिन कैसे हुआ वो समझ से बाहर था। साथ ही अवनी चकित थी कि जब तक नींद में वो संभोग रहा था, तब तक चाहकर भी आंखें नहीं खोल पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। और जैसे ही कंप्लीट हुआ, झट से आंखें भी खुल गईं और उठ भी गई। आखिर ये कैसे हुआ? अवनी मन में सोचने लगी कि अब क्या करें। सुबह उठकर इस बारे में व्योम से बात करूं या ना करूं। पहली बात तो ये है कि व्योम कैसे यकीन करेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, और सिर्फ व्योम ही क्यों, कोई भी कैसे यकीन कर सकता है। अवनी कंफ्यूज हो गई।
करे तो क्या करे। व्योम तो इस सब से बेखबर सो रहा था। अवनी को इतना तो यकीन हो गया था कि इसमें व्योम का हाथ नहीं है। रूम की सजावट और बाकी सब इंतज़ाम से कुछ और ही है। बैग के अंदर रखे गाउन पर चित्रकारी बनाना भी कोई साधारण बात नहीं थी। अवनी घबराई हुई बैठी थी, सोच रही थी कि ये सब हुआ कैसे और किसने किया। सब कुछ समझ से बाहर था। अवनी ने सोचा कि अगर सुबह व्योम को इस बारे में बताया तो वो उल्टा शक करेगा और हम दोनों के बीच झगड़ा भी हो सकता है। अवनी कैसे मानेगी कि उसने किसी और के साथ सेक्स किया है, और व्योम कैसे मानेगा कि इस तरह उसी के बेड पर आकर किसी ने अवनी के साथ सेक्स किया है। अवनी ने मोबाइल में टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। अवनी उठी और वॉशरूम में जाकर उसने गाउन उतारकर सामने लगे मिरर में खुद को देखने लगी। गौर करने की बात ये थी कि जो लाइट रात को अचानक गई थी वो बहुत कोशिश करने के बाद भी सही नहीं हुई। वो बिना कुछ किए ही वापस जल रही थी। अवनी पूरी तरह से कंफ्यूज थी। बाथरूम में नंगी खड़ी खुद को शीशे में निहार रही थी। उसने देखा कि उसके गर्दन पर किस के निशान बने हैं, जैसे किसी लड़की के लिपस्टिक लगाकर किस किया हो। उस तरह के निशान अवनी के गर्दन पर भी थे, ऊपर से नीचे। अवनी ने खुद को पहली बार पूरा देखा। जांघों खून से सनी हुई थी। लाइन बनते हुए खून की धारा घुटने तक जा रही थी। अवनी ने वजाइना पर हाथ रखा और खून चिपचिपा रहा था। अवनी बैठ गई और वजाइना को देखा। जलन भी हो रही थी। अवनी रोने लगी। उसके सुखद सपने में ये अचानक ऐसे परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। अब तक उसने ऐसे कोई गलती नहीं की, ना कभी जीवन में किसी अन्य पुरुष के साथ कोई संबंध रखा। फिर अचानक से ये सब कैसे हो रहा है। हालांकि व्योम तो पहले हुए उस बदलाव से सहमत नहीं था। उसने तो होटल का पैकेज समझकर बात को रफा दफा कर दिया। लेकिन अब अवनी को यकीन हो गया था कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है, और क्या पता ये लास्ट हो, आगे भी कुछ हो सकता है। बाथरूम में बैठी रो रही अवनी अचानक खड़ी हुई और उसने शावर चालू किया और नहाने लगी। साबुन पे शरीर पर लगे दाग मिटाए, खून साफ किया और वापस बैठकर रोने लगी। कभी भगवान को याद करती, कभी रोती, कभी सोचती कि अब आगे क्या होगा। कुछ देर तक इस तरह से उधेड़ बुन में रहने के बाद अवनी वापस खड़ी हुई और एक बार फिर से शावर चालू किया। एक बार फिर से नहाई। वो टॉवेल लेकर नहीं आई थी तो उसी गाउन से अपनी बॉडी साफ की और गाउन को धो दिया। फिर नंगी ही बाहर आई। देखा कि व्योम अभी तक सो रहा है। उसने कपड़े निकाले और पहने। नहाने से सिर कुछ हल्का हुआ और बाथरूम में जी भरकर रोई तो कुछ जी हल्का था, लेकिन दिमाग में रात वाला सब कुछ अभी भी घूम रहा था। 6 बजने को थे। अवनी ने कपड़े पहनकर खिड़की खोली। बाहर की थोड़ी हवा कमरे के अंदर आई और 2-4 मिनट बाद व्योम ने करवट ली। अवनी ने व्योम का मोबाइल उठाया और उसने रिसेप्शन पर कॉल लगाया और चाय का ऑर्डर दिया। फिर व्योम को जगाया। व्योम उठकर फ्रेश होने चला गया। जब तक व्योम फ्रेश हुआ तब तक चाय नाश्ता आ गया। व्योम, क्या बात है, तुम नहाकर तैयार भी हो गई, वो भी इतनी जल्दी? हाँ, नींद खुल गई थी तो क्या करती। वैसे भी रोज़ की आदत है जल्दी उठकर तैयार होने की। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ आई हो तो आराम से सोया करो। जल्दी तो सारी ज़िंदगी उठना है। आदत है तो नींद खुल जाती है, और वैसे भी सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है, माइंड फ्रेश रहता है। चलो कोई बात नहीं, अब नाश्ता करो, चाय पियो, फिर मैं भी नहा लेता हूँ। हाँ, आप भी करो नाश्ता। इसके बाद अवनी और व्योम दोनों नाश्ता किया और फिर व्योम नहाने चला गया। इधर अवनी बैठी सोच रही थी कि व्योम को बताऊं या नहीं। फिर काफ़ी सोचने के बाद अवनी ने ना बताने का फैसला किया और कपड़े व्यवस्थित करने लग गई। लेकिन अचानक देखा कि एक और आश्चर्य था। रात को अवनी ने जो ब्रा पैंटी पहनी हुई थी वो सोते वक्त उसने उतार कर वहीं बेड के पर रखी थी और अब वो मिल नहीं रही थी। अवनी ने याद किया कि सुबह जब वो बाथरूम में गई थी तो उसने सिर्फ गाउन ही पहना था और उसको ही धोकर सुखा दिया था। अवनी को पक्का यकीन हो गया कि कोई उसके आसपास है जो अवनी के साथ खेल रहा है। लेकिन कौन हो सकता है और क्यों? और अगर कोई है
तो इतनी जल्दी ये सब करके कैसे चला जाता है? और अवनी ने नोट किया कि वो सिर्फ अवनी के साथ ही खेल रहा है, ज़्यादातर उसके कपड़ों के साथ। उसके पैंटी में छेद किया हुआ मिला, फिर गाउन में परफ्यूम और चित्रकारी, और अब रात वाली ब्रा पैंटी दोनों गायब। आखिर ये सब ऐसे कौन है और क्या चाहता है? अब तक सभी बातों को अवनी जोड़कर सोचने लगी। व्योम अभी तक नहीं आया था, वो नहा रहा था। अवनी बेड पर बैठी इन सब बातों को एक साथ जोड़ रही थी और अंत में इस नतीजे पर पहुंची कि जो कुछ भी उसके आसपास हो रहा है वो सिर्फ अवनी के लिए ही था, और वो सिर्फ उसके जिस्म को चाहता था, क्योंकि जिस्म की चाहत होती ना तो अवनी के अंडरवियर ही क्यों बार बार उन्हें ही इधर उधर किया जाता। और फिर रात को वो सेक्स, वो भी तो इसी जिस्म की चाहत के कारण ही हुआ था। इसीलिए अवनी ने सोचा कि अब कुछ किया जाना चाहिए, नहीं तो ये समस्या और भी बढ़ सकती है। इसीलिए उसने सोचा कि इस बारे में व्योम से बात की जाए। व्योम नहाकर बाहर आया। अवनी, मेरे कपड़े निकाल दो, देखो कौन से अच्छे हैं, आज हम बाहर जाएंगे तो उस हिसाब से निकाल दो। आप ही देख लो, जो आपको अच्छे लगे वो पहन लो। अरे यार, तुम सेलेक्ट कर दो ना, मैं इन सब बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता। और मेरी अंडरवियर निकालो सबसे पहले तो। अवनी ने व्योम के कपड़े निकाले, देखे, और एक दो ड्रेस देखने के बाद एक लाइट पिंक कलर का शर्ट और क्रीम कलर की पैंट निकाल दी। और व्योम शीशे के सामने खुद के बाल बना रहा था। अवनी ने कपड़े निकाल कर दिए तो व्योम ने कपड़े पहने और तैयार हो गया। कैसा लग रहा हूँ जान? बहुत अच्छे। चलो नीचे चलते हैं और पूछते हैं घूमने की अच्छी जगह कौन सी है, और इसके लिए व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, है ना? हाँ चलो। इसके बाद अवनी ने बैग को सही से लॉक किया और फिर रूम की लाइटें बंद की। फिर व्योम के साथ बाहर निकली। व्योम ने अवनी के हाथ में अपना हाथ डाला और दोनों लहराते हुए बाहर चले। नीचे रिसेप्शन पर जाकर व्योम ने बातचीत की। हालांकि अवनी का माइंड अभी तक वही सब सोच रहा था। अब वो कहीं घूमने जाने की उतनी इच्छुक नहीं थी। मैडम, आप यहाँ पर वक्त घूमने का बेस्ट पैलेस बताओ। सर, यहाँ पर पास ही घाटियाँ हैं। न्यू कपल वहाँ घूमने जाते हैं और एक नेचुरल म्यूज़िक भी है। दोपहर के आसपास वापस होटल में आएंगे और लंच के बाद यहाँ रेस्ट करो, और फिर इवनिंग में सनसेट देखने के लिए जाते हैं। वाओ, गुड। चलो हम भी ऐसे ही घूमेंगे। और यहाँ से जाने का साधन? सर, इसके लिए होटल आपको गाड़ी उपलब्ध कराएगा, या आप अपनी गाड़ी लेकर आए हो तो अपनी गाड़ी भी लेकर जा सकते हो, लेकिन पहाड़ी एरिया में ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। यहाँ की गाड़ियों में जाओ तो अच्छा रहेगा। चलो, आप होटल की गाड़ियों का प्रबंध कर दीजिए। ओके सर, आप चाय या कॉफ़ी पियेंगे? तब तक मैं आपके लिए गाड़ी का इंतज़ाम कर देती हूँ। ओके। व्योम और अवनी दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे थे, कॉफ़ी का आनंद ले रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि गाड़ी आए तो बाहर घूमने जाएं। कुछ देर बाद एक वेटर आया और गाड़ी के बारे में बताया। व्योम उठा और काउंटर पर गया। यस मैम, क्या गाड़ी रेडी है? यस सर, गाड़ी तैयार है, आप अब जा सकते हो। और साथ ही ये भी बताओ कि आप लंच यहीं करोगे या फिर बाहर? बाहर कैसे? सर, यहाँ पर इस वक्त घूमने जाओगे, वहाँ भी हमारी ब्रांच है और आपके लंच का इंतज़ाम वहीं हो सकता है, अगर आप चाहो तो। ये तो अच्छी बात है। अगर ऐसा हो तो फिर वहीं इंतज़ाम करवा दीजिए। आने जाने का झंझट कौन पाले? जी सर, मैं वहाँ पर आपका लंच बुक करा देती हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए और आनंद से घूमिए। हैप्पी जर्नी, रिसेप्शनिस्ट ने आराम से कहा। थैंक्स डियर, व्योम ने कहा। व्योम वहाँ से वापस कॉफ़ी शॉप में आया और अवनी को बताया। आगे का प्लान सुनकर अवनी कुछ संतुष्ट हुई और दोनों चले। बाहर आकर लग्जरी गाड़ी में बैठे और बिना कुछ बताए ही ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी। वो गाड़ी को चढ़ती उतारती पहाड़ियों से तंग रास्तों में चलाने लगा। हिचकोले खाती गाड़ी चल रही थी और पीछे की सीट पर बैठे व्योम अवनी आपस में बात कर रहे थे। गाड़ी का शीशा उतारा और बाहर का नज़ारा देखने लगे। हरी भरी पहाड़ियों के तंग रास्ते और आसपास गहरी खाई, कुछ डर और कुछ उन पहाड़ियों का रोमांच। गाड़ी में चल रहे मन स्वर फिल्मी गाने और उस रोमांच को और अधिक बढ़ा रहे थे
करीब आधा घंटा चलने के बाद एक झरने के करीब ले जाकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। ड्राइवर साहब, यहाँ सबसे खूबसूरत झरना है, ये क्या आप कुछ देर रुकना देखना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। झरने के कितने करीब आकर कौन मज़ा नहीं लेना चाहेगा। क्यों मैडम? व्योम ने अवनी की तरफ देख कर कहा। हाँ चलिए। दोनों गाड़ी से उतरे और झरने की तरफ चले, जहाँ से पहले ही कई युगल थे जो झरने के पानी से खेल रहे थे और नहा रहे थे। आसपास कुछ बच्चे भी थे जो वहाँ उठखेलियाँ कर रहे थे। व्योम और अवनी भी झरने के एकदम करीब पहुँचे। अवनी ने अब तक फिल्मों में ही ऐसे झरने देखे थे, तो उसका मन भी हो रहा था कि और करीब जाकर आनंद लिया जाए। साथ ही कल रात की घटना को भी भूलने में कुछ मदद मिलेगी। अगर दिन में इस तरह से बिजी रहेंगे तो साथ ही माइंड भी फ्रेश होगा। अवनी वाह, कितना अच्छा लग रहा है। नज़दीक से देखने पर सच में शानदार है। क्या तुमने पहले कभी ऐसा झरना नहीं देखा? नहीं, अब तक तो सिर्फ टीवी पर ही देखा था। आज पहली बार देख रही हूँ। सच में बहुत अच्छा लगता है। तो आओ फिर और नज़दीक जाएं। अवनी और कितना नज़दीक जाओगे? आगे तो पानी ही पानी है। हाँ, तो पानी में जाने से ही और ज़्यादा मज़ा आएगा ना। आओ। नहीं, अभी अभी तो नहा कर आए हैं और फिर कपड़े भी नहीं हैं। दूसरे भीग जाएंगे, यही ठीक है। यहीं से देखेंगे। क्या यार, कहाँ कपड़े और कहाँ पानी की टेंशन ले रही हो? झरने में नहाने का मज़ा ही कुछ और है। आओ ना, देखो कितने लोग और भी हैं। सब होटल से तैयार होकर ही आते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ आकर फिर से मस्ती करते हैं। आ जाओ ना यार। लेकिन उन लोगों के पास दूसरे कपड़े हैं, देखो, और मैं तो साड़ी में आई हूँ। आप भी तो दूसरे कपड़े नहीं लाए। ना ही पानी में नहीं जाना, यहीं से देखते हैं। क्या यार, मैं हूँ ना, क्यों कपड़े और बाकी की टेंशन ले रही हो? कहते हुए व्योम ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और ड्राइवर ने एक कैरी बैग लिया और दौड़ते हुए आया और आकर व्योम को दिया। ये लो मेरी जान, सारा सामान मौजूद है, अब आओ। आपने ये सब कब किया? और मुझे तो वहाँ बताया भी नहीं। अब तुम्हें पूरी ग्रामर पढ़ाऊँ? तब आओगी या इतना काफ़ी है कि हमारे पास सारा सामान मौजूद है? अच्छा ओके बाबा, चलो चलते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। व्योम आगे झरने के बिल्कुल पास चला गया और तुरंत अपने कपड़े उतारे। एक बड़ा सा कच्छा वो पहने था और एकदम से तैयार हो गया। दूसरी तरफ अवनी थोड़ी शर्मा रही थी। इतने लोग थे वहाँ, तो वो कैसे कपड़े बदले? वो इधर उधर देख रही थी और व्योम समझ गया था कि अवनी क्या देख रही है, क्या सोच रही है। तो वो अवनी के पास आया और बोला, क्या हुआ मेरी जान? यहाँ जो आधी चड्ढी में दिखाई दे रही है ना, वो सब लड़कियाँ ही हैं, और ज़्यादातर वही हैं जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं। और वो देखो, वहाँ एक छोटे से झरने के पास वो एक मस्त लड़की कपड़े बदल रही है। क्या लाल रंग की चड्ढी है उसकी। व्योम ने अवनी को छेड़ने के लिए कहा, क्या आप भी पराई औरतों को घूर रहे हो? अब सोचो कि आप ऐसे पराई औरतों को घूर कर देख रहे हो, क्या मुझे इस तरह से आधे कपड़ों में देखकर कोई दूसरा आदमी क्या ही कुछ नहीं सोचेगा? तो सोचने देना यार, उसने सोचने से कुछ होता है क्या? मैं साथ तो हूँ ना तेरे। यहाँ सब मस्ती करने आते हैं, सब अपना अपना माल साथ लेकर आते हैं। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि किसी दूसरे को घूरे। ये तो मैं तुम्हें दिखा रहा था। इस तरह से तुम इधर उधर झाड़ के पास जाकर कपड़े बदल लो और फिर 2 मिनट की यहीं पर झिझक। उसके बाद तो तुम्हें लगेगा कि तुमने जो कुछ पहना है वो भी ज़्यादा है। अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ जान, किसी के साथ नहीं आया हूँ, लेकिन अकेले तो कई बार ऐसी जगह पर आया हूँ। और ऐसे कपल हर ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ बहुत से लोग भी होते हैं। और अगर वो इस तरह से झिझकने लगे तो हो गया फिर हनीमून। अच्छा ठीक है, अब आप भाषण बंद करो, मैं चेंज करती हूँ। हाँ तो जाओ ना, जल्दी करो। इसके बाद अपनी एक छोटी सी झाड़ के पास जाकर इधर उधर देखा। जब उसने गौर किया कि सब अपने में ही मस्त हैं, तो जल्दी से कपड़े बदले। कैरी बैग से एक छोटी सी बिकनी थी, वो पहन ली, लेकिन वो बिकनी घुटने के ऊपर तक ही थी। अवनी ने इतने छोटे कपड़े पहले कभी पहने नहीं थे। रूम में अकेले हो तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर कितने और भी लोग हैं, तो अवनी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। बार बार बिकनी को नीचे की तरफ खींच रही थी, जैसे कि वो लंबी हो जाएगी, लेकिन वो इतनी ही थी।
ऊपर से डीप नेक, जिसमें से आधा सीना बाहर दिखाई दे रहा था। कुछ दूरी पर खड़ा व्योम देख रहा था। वो समझ गया था कि अवनी क्या फील कर रही है, इसीलिए वो अवनी के नज़दीक गया और उसके गले में अपनी बाहें डाली और थोड़ी सी ज़बरदस्ती उसे झरने के पास लाया। व्योम ने अवनी को खुद के आगे किया और अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे, फिर एक दूसरे से झरने के पानी के नीचे खड़ा कर दिया। अवनी की अचानक चीख निकल गई। पानी ठंडा था और अचानक से गिरे तो ऐसे होना स्वाभाविक था। वो वापस पानी से दूर होना चाह रही थी, कुछ छीटी, लेकिन अगले ही पल व्योम ने उसे और पास खींच लिया और पानी के नीचे खड़ा कर दिया और खुद भी अब दोनों साथ में झरने के पानी का आनंद लेने लगे। 2-3 मिनट के बाद अवनी भी व्योम की तरह पानी के साथ उछल कूद करने लगी और व्योम अवनी के साथ दोनों मस्त थे। आसपास अन्य जोड़े भी अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे, कुछ फोटो ले रहे थे, कुछ अपनी इन मस्तियों को वीडियो में कैद कर रहे थे। सुकून ये पल सब लोग मज़े से लूट रहे थे। अब अवनी सामान्य थी और व्योम भी। इधर उधर देखकर व्योम ने अवनी को किस किया। अवनी ने आसपास लोगों को देखा और बहाना करके वापस व्योम को थोड़ा दूर किया और इस वक्त यहाँ पर ये सब ना करने को कहा। फिर व्योम को भी याद आया। वो दौड़कर अपना मोबाइल आया और पहले अवनी की अलग अलग तरह की फ़ोटो ली, फिर दोनों की साथ में सेल्फी। काफ़ी देर तक ये मस्ती चली। आखिर 1 घंटे के बाद दोनों ने वापस चलने का निर्णय किया। दोनों पानी से बाहर आए और टॉवेल से बदन पोंछा और फिर वापस कपड़े पहने और गाड़ी में बैठे। अवनी ने अपने अंडरगारमेंट्स जो कि भीगे हुए थे उनको निकाल लिया और गाड़ी के शीशे पर रखकर चली गई ताकि वो सूखने लगे। कुछ देर तक पहाड़ियों का आनंद लेने लगे। फिर व्योम ने ड्राइवर से पूछा, भाई यहाँ और कोई आसपास अच्छी जगह है देखने लायक? हाँ साहब, बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक आपने खाने का वक्त हो गया है। चलिए पहले खाना खा लीजिए और कुछ आराम कीजिए, उसके बाद शाम के समय चलेंगे। यहाँ पास में ही एक झील है, लेकिन उसके बोटिंग का मज़ा शाम के समय ही आता है। हाँ यार चलो पहले खा लेते हैं, भूख भी लगी है, शाम को घूमेंगे। क्यों अवनी? हाँ चलो, थोड़ी भूख भी लगी है। ड्राइवर ने गाड़ी लंच के लिए मोड़ दी। होटल पहुंचकर व्योम और अवनी गाड़ी से उतरकर अंदर गए। अंदर जाकर देखा कि ये होटल तो पहले वाले से भी शानदार था, लेकिन यहाँ पर रुकने की जगह नहीं है। हनीमून होटल की कई शाखा हैं, रात्रि में रुकने के लिए अलग और दिन में जब लोग घूमते हैं तब खाना और चाय नाश्ते के लिए अलग ब्रांच खोल रखी थी। मैनेजमेंट बहुत ही शानदार था। अवनी और व्योम बहुत खुश हुए। उन्होंने खाना खाया और उसके बाद एक हॉल था, उसमें गाने चल रहे थे, साथ ही साथ डांस भी। वो लोग वहाँ जाकर बैठे और कुछ देर तक आराम किया। सुबह उस होटल से निकले लगभग सभी जोड़े इस वक्त होटल में बैठे थे और खाने के साथ साथ डांस का आनंद ले रहे थे। लगभग 2 घंटे बीतने के बाद ड्राइवर आया और आगे चलने के बारे में पूछा। साहब, अभी यहाँ और रुकना है या फिर आगे घूमने जाना है? हाँ चलना है, अब काफ़ी देर रेस्ट कर लिया, अब तो चलना ही है। आगे अच्छी अच्छी जगह दिखाना हमें। हाँ साहब चलिए। व्योम ने अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने सोचकर कुछ देर सर हाँ में हिला दिया और दोनों उठे और जाकर गाड़ी में बैठे। व्योम ने पानी की बोतल और चिप्स वगैरह भी साथ में ले लिया और चले पहाड़ी की वादियों का आनंद लेते हुए। दोनों गाड़ी के सफ़र का भी आनंद ले ही रहे थे कि पहाड़ी के तंग रास्तों में हिचकोले खाती गाड़ी, उस पर बाहर पर समुंदर हरा भरा नज़र आ रहा था। अवनी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। जगह जगह पर रुकने और कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। कोई वाटरफॉल होता या फिर कैसा पॉइंट जहाँ की शहर दिखाई दे रहा था। ये कोई पहाड़ी की ऊंचाई चोटी हो या रुकने घूमने फ़ोटो लेते और भी आगे की तरफ बढ़ते। घूमते घूमते शाम होने लगी तो ड्राइवर ने बताया कि सनसेट पॉइंट है, वहाँ दूर होता है। सनसेट पॉइंट के दिन का आखिरी पॉइंट है, वहाँ से वापस होटल में चलना होगा। व्योम और अवनी दोनों सनसेट पॉइंट को देखने के लिए उत्सुक थे। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई और चले। सनसेट पॉइंट पर जाकर देखा तो सुबह से चले वही लोग वापस इस पॉइंट पर मिले।
सब इस ऊंचाई पहाड़ी की समतल शीलखंड पर घूम रहे थे। सबके मोबाइल के कैमरे चालू थे और सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे। व्योम और अवनी भी एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले इस अद्भुत नज़ारे का आनंद ले रहे थे। दूर शिक्षित पर सूर्य डूबता हुआ दिखाई दे रहा था और प्रखर किरणें उन पर अपना रंग बदल रही थीं। पंछी चहचहाते हुए अपने ही धुन में मंद इधर उधर उड़ रहे थे और इस दृश्य का आनंद सैकड़ों नवविवाहित जोड़े के साथ बड़े और बच्चे भी ले रहे थे। सूर्य की किरणें अपना रंग बदल रही थीं और हरी भरी पहाड़ियाँ शय पहाड़ियाँ जैसी थीं। नवयुगल डूबते हुए सूरज के बीच में लेकर अपनी फोटो में मशगूल थे। कुछ अपने साथ दूर डूबते हुए सूरज को पकड़ने जैसा बनाकर फोटो ले रहे थे और कुछ उसमें दिल बनाकर। हर एक अपने अलग अलग अंदाज में इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। धीरे धीरे सूरज पूरा डूब गया और केसरी रंग से उस तरफ का आसमान आकर्षित सुंदर दिखाई दे रहा था। ये कुछ पलों का आनंद तब रुका जब सूरज दादा एकदम से छुप गए और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। लोग अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ने लगे और दूर दूर से जो लोग आए थे वो अपने होटल की तरफ। व्योम और अवनी कुछ देर रुकना और चाहते थे। मन बनाया और अपने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर दूर खड़ी गाड़ी के पास था। व्योम और अवनी साथ संपल पत्थर पर बैठे आपस में गप्पे लड़ाने लगे। इस आनंद के क्षणों का पता ही नहीं चला कि कब रात्रि के 10 बज गए। व्योम और अवनी दोनों अपनी खोए हुए थे। पहाड़ का आनंद, ऊपर से छन छन आती ठंडी हवाएं। ड्राइवर को पहले ही बोल दिया था कि रुकना है। वो बेचारा गाड़ी में सो गया और उसको नींद भी आ गई। इधर ये दोनों इतने खोए कि समय का पता ही नहीं चला। रात का अंधेरा बहुत गहरा हो गया था और उधर गाड़ी में ड्राइवर भी सो गया था। इधर व्योम और अवनी दोनों अपनी ही बातों में खोए हुए थे। उनको समय का पता ही नहीं चला। अचानक उन वादियों में से चित्रकारें गूंजने लगी और सरसराहट की आवाज़ें आने लगी। व्योम और अवनी का ध्यान उस तरफ गया। व्योम घबराकर उठा तो चारों तरफ देखा। सन्नाटा पसरा हुआ था और कहीं दूर अजीब सी डरावनी आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें इस तरह से आ रही थीं कि मानो वो दूर से नज़दीक आ रही हों। शुरू में दूर सुनाई देती, लेकिन जैसे ही आवाज़ 10-20 सेकंड तक होती, उसके बाद वो आवाज़ व्योम के ठीक कान के पास एकदम सगत सुनाई दी। अवनी ने घबराकर व्योम का हाथ पकड़ लिया। व्योम हक्का बक्का था। वो ना कुछ बोल पा रहा था, ना ही हिल पा रहा था। ये कैसी आवाज़ें हैं? अवनी ने डर से पूछा। पता नहीं यार, टाइम कितना हो गया है? हमें इतना लेट कैसे कर दिया? मुझे तो कुछ पता नहीं। अब तक हम कहाँ थे? मुझे भी कुछ पता नहीं। 10 बज रहे हैं और हम 7 बजे वापस जाने वाले थे। फिर यहाँ क्यों रुके? मुझे तो याद नहीं है कि क्यों रुके। चलो अब जल्दी से गाड़ी के पास। ड्राइवर कहाँ चला गया? उसको तो याद दिलाना था ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो भी साला कहाँ मर गया। अब जल्दी से गाड़ी में चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरते हैं और अचानक व्योम का पैर फिसल जाता है और वो गिरता है। वो गिरते गिरते ही चीखता है। अवनी ने व्योम का हाथ पकड़ रखा था। वो भी व्योम के साथ ही फिसलती, लेकिन एक छोटे से दस्तखत को जोड़ के उसके हाथ में आ गई और अवनी ने उस जड़ को कसकर पकड़ लिया। लेकिन दूसरी तरफ व्योम फिसलता हुआ नीचे खाई में लटक गया। व्योम चीखने लगा और अवनी भी रोने लगी। उधर से अब आवाज़ और भी भयानक आने लगी। कभी रोने की तो कभी कुत्तों जैसी आवाज़ें आती, कभी चिल्लाना, कभी चीखना, तो कभी सरसराहट। अवनी ने एक हाथ से व्योम को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उस जड़ को। उधर नीचे गहरी खाई में लटका हुआ व्योम चिल्ला रहा था और अवनी इधर, हेल्प हेल्प, अरे कोई है यहाँ, बचाओ। अवनी नीचे बहुत गहरी खाई है, प्लीज़ पकड़ के रखना मुझे, प्लीज़। उधर होटल से सब लोग जा चुके थे, लेकिन व्योम की गाड़ी नहीं आई और काउंटर पर 10 बजते तक ड्राइवर ने गाड़ी की चाबी जमा करवाई
तो होटल मैनेजमेंट ने छानबीन शुरू की। ड्राइवर को कॉल लगाया गया, लेकिन ड्राइवर साहब तो गाड़ी में एसी चलाकर मस्त नींद ले रहे थे। 3-4 बार ड्राइवर का मोबाइल बजा और वो रिंगटोन अवनी को भी सुनाई दे रही थी। रात का समय तो आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। अगली बार फिर जब कॉल आया तो ड्राइवर जगा और कॉल अटेंड किया। तब ड्राइवर को मालूम हुआ कि वो अभी तक होटल नहीं पहुंचा। उसने गाड़ी चालू की और लाइट के सामने की तरफ पहाड़ी आधी लटकी हुई अवनी दिखाई दी। एक बार को तो वो भी डर गया, लेकिन गाड़ी को चालू देखकर अवनी ने फिर आवाज़ लगाई। तब ड्राइवर को जाकर समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। वो गाड़ी से बाहर निकला और दौड़कर वहां आया। देखा तो अवनी ने एक छोटी सी जड़ पकड़ रखी थी और पेट के बल पड़ी है। दूसरे हाथ पर ध्यान गया तो समझ आया कि माजरा क्या है। उधर सिर्फ व्योम का हाथ ही दिखाई दे रहा था और फिर व्योम की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी हाथ पकड़ो और ऊपर खींचो, बचाओ हमें। जी जी मेन साहब, अभी जड़ को मत छोड़ना, नहीं तो ये पहाड़ी फिसलने वाली है। ड्राइवर ने व्योम का हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया। काफ़ी मशक्क़त के बाद व्योम थोड़ा ऊपर आया और अब व्योम के दोनों हाथ ड्राइवर के हाथों में थे। अपना पूरा जोर लगाकर ड्राइवर ने व्योम को ऊपर खींचा और खाई में गिरने से बचा लिया। उधर अवनी ने जिस हाथ से पेड़ की जड़ पकड़ रखी थी, उस हाथ से खून बहने लगा था। मंजिल ऊपर आया बुरी तरह से हाफ रहा था। शर्ट भी फट चुकी थी और आंखों में अनजान, भयानक और खौफ दिखाई दे रहा था। उधर अवनी अब तक वैसे ही पड़ी थी और रो रही थी। व्योम ने सहारा देकर उसे खड़ा किया और फिर आराम से दोनों नीचे उतरे। सीधे आकर गाड़ी में बैठे। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा। अबे तू कहाँ था इतनी देर तक, और तूने हमें होटल में चलने के लिए क्यों नहीं कहा? साहब, मैंने आपको उसी वक्त कहा था, लेकिन आपने और मेम साहब दोनों ने मना किया था। कहा था कि कुछ देर यहीं रुकना है और साथ में यहाँ पे ये भी कहा था कि आपको डिस्टर्ब ना करूँ। जब जब होटल जाना होगा तब आप लोग को बोल देंगे। क्या हमने ऐसा कहा था? हाँ साहब, भगवान कसम आप दोनों ने यही कहा था। अच्छा चलो, अब चलो, आज तो मरते मरते बचे हैं। हाँ 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 साहब। मंजिल ने अवनी को पानी पिलाया और खुद भी पिया। मुंह धोया और फिर अपनी रुमाल को अवनी के हाथ पर बांधा। खून टपक रहा था। गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और अवनी के हाथ पर लगाया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और होटल की तरफ चल दिए।